अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, खुशामदीद। नया दिन के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं महक असलम। जनाब, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और खुशामदीद आपको कहेंगे। उम्मीद करें कि आपकी सुबह बड़ी अच्छी हो। ये जो नया दिन है ना, बड़ा मुबारक आपके लिए साबित हो। लेकिन ये कल का दिन और आज का दिन दोनों दिन बड़े ही मौसम के लिहाज से, मौसम मेरा खुदा, कराची में इतनी गर्मी, मतलब कि वो हब्स के लू की दुआ मांग रहे थे लोग, और लू की दुआ मांगते मांगते लू भी आ गया। तो ऐसे में लोगों की बड़ी तादाद बड़ी परेशान हमें नजर आई। ठेलों पे हमें नजर आया, लोग रुक रुक। इवन मैंने देखा ट्रैफिक पुलिस जो हमारे एहलकार थे ना, हम मतलब उनको तनकीद जरूर करते हैं, लेकिन वो बेचारे जो सड़क पे थे वो पानी बैठ के पी रहे हैं पूरा पूरा दिन। किस तरीके से लोग जो हैं उन्होंने अपने कारोबारी मामलात बढ़ाए। कराची में सख्त तरीन गर्मी है, लग रहा है ऐसा है कि सवा नेज़ा क्या वो 1.5 नेज़े पे सूरज आ गया। रात गए तक, सिर्फ ये नहीं कि शाम में खत्म हो जाए, रात तक गर्मी बरकरार रही। अगर आपने गुस्ल करना है और आपने अगर जो है अपना खोला है वॉश बेसिन, तो उसमें से भी आग ही निकल रही थी। और ये सिर्फ आज नहीं जनाब, ये कहा भी जा रहा है कि हो सकता है कल भी कुछ ऐसा ही मौसम रहे। तो घबराना नहीं है, आपने करना ये कि फुल एहतियात करनी है, बिला ज़रूरत बाहर मत निकले। जो शदीद गर्मी है उसमें जो मुख्तलिफ तरीके बताए जाते हैं, पानी का ज़्यादा इस्तेमाल, ठंडे कपड़े का इस्तेमाल, वो आपने करना है। और फिर इसके बाद कहते हैं ना कि जब मुश्किल ख़त्म हो जाती है तो आपके लिए आसानी होती है। तो इसके बाद जो 3 दिन आएंगे ना, वो ठंडे आएंगे, यानी बारिश भी होगी उसके अंदर, और कराची का मौसम बड़ा अच्छा रहेगा। तो जनाब, ये थे कराची की मौसम की सूरत हाल जो हमने आपको बताई है कि आज कैसा रहेगा, कल कैसा रहेगा। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं ज़रा पड़ोसी मुल्क की। जब हम पड़ोसी मुल्क का अब जिक्र करते हैं ना, तो अब जहन में जो पड़ोसी मुल्क आता है ना, वो आता है अफगानिस्तान, क्योंकि भारत जल के ना आग बगोला हो चुका है। भारत जो है वो तनकीद करता है, उसके बाद जब जवाब मिलता है तो खामोश हो जाता है। अफगानिस्तान की बात कर लेते हैं, जहाँ वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मतकी ने साफ ही कह दिया कि अफगान सरजमीन को किसी मुल्क के खिलाफ लॉन्चिंग पैड नहीं बनने देंगे। और ये जब उनका बयान आया, उसके बाद भारतीय चैनल जो है वो एक दफ़ा फिर से चीखने चिल्लाने, आग उगलने लगे। और वो जो कहते हैं ना कि उनका एक रवायती स्टाइल है वहाँ के मीडिया का कि ना देखते हैं खबर सच्ची है ना झूठी है, सिर्फ बोलने पे जो है वो ध्यान देते हैं। खबरियत वहाँ रही है कुछ। साथ ही जो मुत्तकी हैं साहब हैं अफगान वज़ीर ख़ारिजा, उनका ये कहना है कि कोई हमारे अंदरूनी मामलात में मदाखलत ना करे। और उन्होंने एक और बड़ी अच्छी बात की, वजह कि इमदाद देने पर पाकिस्तान और कतर के शुक्रगुजार हैं। साथ ही उन्होंने दुनिया से अपील की है कि अफगानिस्तान के लिए इंतशार वाली पॉलिसी ना अपनाए। लेट द अफगान्स डू व्हाट दे वांट टू। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है कि वो पाकिस्तान के शुक्रगुजार नजर आए, क्योंकि हमने देखा था कि अशरफ गनी साहब जो थे ना पाकिस्तान की किसी काविश को वो सराहते थे, बल्कि उल्टा इल्ज़ाम लगाते थे। उल्टा जो है वो पाकिस्तान के लिए ना तो अच्छे अल्फाज उनके पास होते थे, इवन पूरी दुनिया ये जानती है कि हमने अपने अफगान भाइयों के लिए कितना। लेकिन अब वो शख्स जो है वो किस्सा पारीना बन चुके हैं और तमाम का तमाम तर नया सेटअप आ चुका है, जिसके बाद अफगानिस्तान में अमन अमान बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान की भरपूर कोशिशें हैं वो भी जारी हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान को रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने टेलीफोन किया और इस गुफ्तगू में ना सिर्फ एक दो तरफा ताल्लुकात पर गुफ्तगू हुई, बल्कि अफगानिस्तान के मामले पर काफ़ी देर बातचीत हुई। हाँ बिल्कुल। और वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि अफगानिस्तान में अमन और इस्तेहकाम खित्ते की सलामती और खुद मुख्तारी के लिए अहम है। 12 हम देख रहे हैं कि हमारी अस्करी क़यादत भी इस चीज़ के बारे में बात कर चुकी है। आलमी बरादरी की जानिब से इंसानी बुनियादों पर अफगानिस्तान की फौरी इमदाद इंतहाई ज़रूरी है। और जब हमने देखा कि लास्ट वीकेंड पे जो हुआ था इस्लामाबाद में, एक बड़ों की बैठक लगी थी, उन बड़ों की बैठक में अफगानिस्तान के अमन को सबसे ज़्यादा मद्देनज़र रखा गया। आज भी पाकिस्तान, हमारी अस्करी और सिविल क़यादत जो है वो इस चीज़ पे एक पेज पे हमें नज़र आ रही है कि अफगानिस्तान का अमन इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि हमारा यानी पाकिस्तान का अमन अफगान अमन से जुड़ा है। अफगानिस्तान से निकलने वाले अमेरिका की अब बात कर लेते हैं, जिस पर हमले के खतरात अब मंडलाते हमें नज़र आ रहे हैं। अच्छा जी, डायरेक्टर डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी ने खदशा ये जाहिर किया है कि अलकायदा जल्द अमेरिका पर एक हमला करेगा और अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद अलकायदा का ख़तरा बढ़ चुका है। हमारे नाज़रीन को याद होगा, शाह साहब हमारे प्रोग्राम में जब आए थे फैसल, हमने ये शाह साहब से पूछा भी था कि क्या अफगान तालिबान इस पोजीशन में हैं कि अलकायदा को ये खुलेआम पैगाम दे सके कि हम अपनी सरजमीन इस्तेमाल अब उन्हें नहीं करने देंगे। तो उन्होंने कहा कि जो इस वक्त अफगान तालिबान की पॉलिसी है वो दुनिया के लिए बहुत बड़ा वाज़ेह पैगाम है। अलकायदा को हमले की सलाहियत हासिल करने में 1 से 2
2 साल लगेंगे। अल्लाह करे कि ऐसा कुछ ना हो, लेकिन इनखला के बाद, अमरीकी फ़ौज के इनखला के बाद ये खदशात बढ़ चुके हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें कब्र तक आपका पीछा नहीं छोड़ती हैं। मेरे ख्याल से इस पे अब दुनिया को जो है, द वर्ल्ड शुड हैव एन आई फॉर इट, कि अगर तो इस तरह के कोई खदशात नज़र आ रहे हैं तो किस तरीके से उसको कर्व करना है, और अफ़गानिस्तान की किस तरह से इस सूरत हाल में हमने आगे उसको रीबिल्ड करना है। अफ़गानिस्तान को रीबिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है अलॉन्ग विद द स्टेक होल्डर्स, क्योंकि अगर आप जो करंट फॉर्मेट है उस पर अगर प्रेशर डालेंगे तो वो जो है हो सकता है कि फिर मामला गड़बड़ हो जाए। तो बहुत सब्र की ज़रूरत है आलमी ताकतों को। एक चीज़ मैं ये भी ऐड करना चाहूँगी कि अब दुनिया बहुत बेहतर तरीके से जान गई कि अफ़गान तालिबान, अलकायदा, पाकिस्तान का किरदार कितना अलग अलग है और कि कितने में किसके किरदार में कितनी पॉजिटिविटी है। अच्छा, जब हम बात करते हैं ना पॉजिटिविटी की, थोड़ा सा पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि खबर ऐसी है कि जब हम आपको देंगे ना तो थोड़ा सा आप परेशान हो जाएंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपए तक इजाफे का, थोड़ा सा परेशान, 10 रुपए, थोड़ा सा परेशान सोचें आप। ये ओगरा ने ये समरी हुकूमत को भिजवा दिया, थोड़े से परेशानी के बाद है कि अभी समरी भिजवाई है और अभी मंजूर नहीं हुई है। तो पेट्रोल 1 रुपये फी लीटर, हाई स्पीड डीजल 10 रुपये तक महंगा करने की तजवीज़ है। अब सवाल है ये, क्या वज़ीर आज़म आवाम को रिलीफ दिलवाएंगे? कौम की नज़रें एक बार फिर वज़ीर आज़म हाउस पर लग गई हैं। तो कल ही हम जिक्र कर रहे थे कि जी पेट्रोल प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और आज ये चीज़ें आ गई। अच्छा खैर, एक चीज़ है महक, क्या आप शादी में आजकल जा रही हैं, जाना चाहती हैं? क्रेविंग हुई कि मैं शादी का खाना खाऊं। नहीं, आप नहीं जा सकती। इसके अलावा आप ये बताएं कि आपको शॉपिंग की भी क्रेविंग हो रही है? वो मैं ऑनलाइन कर रही थी। नहीं, आप शॉपिंग करने की भी नहीं जा सकेंगी मॉल्स में। इसके अलावा आपको होटलिंग का भी बड़ा शौक है ना? आप वहाँ नहीं, आप वहाँ भी नहीं जा सकेंगी। और घूमने फिरने जाते हैं गेस्ट हाउसेज में, तो वहाँ पर भी आप नहीं जा सकेंगे, यानी कहीं पर बुकिंग नहीं मिलेगी, फ़ज़ाई सफ़र भी नहीं भैया आप कर सकेंगे, क्योंकि अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाई तो ये तमाम सहूलियत आपके हाथों से उड़ जाएंगी। एनसीओसी ने वैक्सीन ना लगवाने वालों पर मजीद पाबंदी आयद कर दी है। सरबराह एनसीओसी के मुताबिक वैक्सीन ना लगवाने वालों पर फ़ज़ाई सफ़र पर पाबंदी है। इंडोर, आउटडोर डाइनिंग और शादियों में शिरकत नहीं हो सकेगी। तालीमी इदारों में वैक्सीन ना लगवाने वाला तदरीसी और गैर तदरीसी तमाम अमला 30 सितंबर के बाद अपना काम जारी नहीं रख सकेगा। तनख्वाहें भी जो है वो रोक ली जाएंगी। तो प्लीज़ आज फिर हम कह रहे हैं कि जाएं वैक्सीन लगवाएं। कोरोना केसेस जो है, अब जरा उसके अदादो शुमार की अब हम बात भी करते हैं। कोरोना केसेस में कमी के बाद सऊदी अरब में भी पाबंदियों में हमने देखा है कि नरमी आ गई है। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में आबे ज़मज़म से भरे 600 कूलर दोबारा से रख दिए गए हैं। पहले हमने देखा था कि ये रोबोट सिस्टम चल पड़ा था। अच्छा जी, 1.5 साल पहले कोरोना फैलने से रोकने के लिए इन कूलर्स को हटाया गया था और रोबोट्स की मदद ली गई थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हालात वापस जो है वो अपनी नहज पर आना शुरू हो गए हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और पहली जो हमारी मेन स्टोरी है, एक बहुत अच्छी बात है, वो ये है कि पहाड़ों का बेटा लौट आया। वाजिदुल्लाह नगरी और 2 गैर मुल्की कोपहमाओं को रेस्क्यू किया गया है। ब्रिलियंट थिंग। वाजिदुल्लाह नगरी रागापोशी सर करने के बाद वापसी पर 2 गैर मुल्की कोपहमाओं के साथ फंस गए थे। इस तमाम तर मामले पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया वाजिद के भाई खैरुल्लाह ने। खैरुल्लाह भाई, सबसे पहले तो बहुत बहुत आपको मुबारक हो। वाजिद भाई जो हैं उन्होंने कामयाब समिट की और अब वो वापस जो है वो लौट आए हैं। कैसी तबीयत है अभी इनकी फ़िलहाल? बहुत शुक्रिया सर। सबसे पहले तो आप सबको मुबारकबाद, कौम को मुबारकबाद कि पहाड़ों का बेटा लौट आया है, जैसे कि आपने कहा। तो मैं थोड़ा सा आप इस पे थोड़ी सी ब्रीफिंग दूंगा कि कैसे रेस्क्यू हुआ और क्या पोजीशन थी ऊपर। तो मैं ऑनलाइन था, क्योंकि पाक आर्मी ने इस चीज़ में बहुत मेहनत की और इस रेस्क्यू में सबसे बड़ा हाथ पाक आर्मी का है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं कि क्या तमाम तर मामलात रहे, क्योंकि हमने देखा कि कुछ दिन वो फंसे रहे, फिर आर्मी के हेलीज जो हैं वो फ्लाई भी उन्होंने किया हेलीकॉप्टर्स ने, लेकिन 2-3 दिन जो है मौसम ख़राबी के बायस वो नहीं हो सका। लेकिन जो आखिरी दिन रेस्क्यू हुआ, कैसे वो रेस्क्यू हुआ? पहले उन तक सामान, खाना, रस्सी पहुँचाई गई, वो 600 मीटर नीचे, और उसके बाद फाइनली उन्होंने डिसेंड किया। ये सारा ज़रा हमें बताएँ। जी, 9 सितंबर को उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि 6:07 पे उन्होंने मुझे वाजिद ने कॉल की कि हम सबमिट कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अब हम डिसेंड कर रहे हैं। तो जैसे ही हम कैंप तक पहुंचते हैं, कैंप 6 तक, उसके बाद हम आपसे रब्ता करेंगे। उसके बाद से उनसे रब्ता हमारा बहाल नहीं हुआ। उस दिन वो स्टॉर्म और इतनी सख्त मौसम ख़राब हो गया यहाँ पे ऊपर रागापोशी पे, बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा हो गई, तो वो बर्फ़बारी के अंदर फंस गए। यानी कि उनका टेंट भी तकरीबन, वो मुझे बता रहे थे कि 3 दिन बाद कि हमारा टेंट पूरा पैक हो गया था, बर्फ़ के अंदर हम फंस गए थे। तो हम बड़ी मुश्किल से बर्फ़ से बाहर निकले।
तो जैसे हमारा प्लान था कि हम डिसेंड करेंगे, लेकिन हमने देखा कि जैसे हम मूव करेंगे, जिस चोटी पे थे, जैसे हम मूव करेंगे तो एवलांच होने का खतरा था। तो वो उसी जगह पे वो स्टक हो गए। उसके साथ साथ वो जो फॉरेन जो चेक रिपब्लिक का एक क्लाइंबर था पीटर, उसको फ्रॉस्ट बाइट भी हुआ था, तो वो मूव नहीं कर सक रहा था। दूसरे की तबीयत नासाज थी, कमजोरी की वजह से। वाजिद अकेला आदमी था जो थोड़ी बेहतर कंडीशन में था। तो मौसम खराबी की वजह से हेलीकॉप्टर उन तक एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। तो बहरहाल जैसे ही मौसम साफ हुआ तो उन तक हमने कोई 400 मीटर रस्सी पहुंचाई और कुछ चॉकलेट्स, हाई एल्टीट्यूड चॉकलेट्स हमने पहुंचा दी। तो वो थोड़ी सी एनर्जी बहाल हो गई। तो जैसे उनको मौसम मिला तो उस रस्सी के ज़रिए वो डिसेंड करना शुरू किया। चूँकि चेक रिपब्लिक का वो चल नहीं सक रहा था, तो बाकायदा वाजिद ने उसको सीट के जो है नीचे लेकर आया। दूसरा जो वीकनेस था वो भी सहारे के तौर पे वाजिद दोनों को सहारा दे के तकरीबन 6200 तक कल शाम को आए थे। तो हमने रात में जब आखिरी राब्ता किया था वाजिद से, तो उन्होंने कहा था कि मैं 100% कोशिश कर रहा हूँ कि ये दोनों तकरीबन चलने के काबिल नहीं रहे हैं, लेकिन इनको एक एक करके मैं 6000 तक लेकर आऊँगा। तो कल रात के बाद से उनसे रब्ता नहीं हो रहा था। मैं ट्राई कर रहा था काफ़ी देर से। तो जब मेरी आखिरी पायलट से बात हुई तो उन्होंने कहा था कि बी रेडी, वी आर गोइंग टू रेस्क्यू देम, वी हैव पॉइंटेड आउट देम। तो उसने कर्नल इमरान ने आखिरकार मुझे फ़ोन करके कहा कि हम रेस्क्यू करके गिरगित लेकर आए हैं। तो ये पोजीशन है सर अभी तक। ज़बरदस्त। खैर भाई, सबसे पहले तो मैं फिर आपको मुबारकबाद देता हूँ। जाहिर सी बात है आपके कंसर्न होंगे, क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा कि किस तरीके से माउंटेनियरिंग के दौरान हादसा हुए, लेकिन ये होना बड़ा अच्छा ज़बरदस्त। मुझे ये बताइए कि वाजिद भाई तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से और बड़ा हीरोइक किरदार उन्होंने अदा किया। जैसे आप बता रहे, जो चेक रिपब्लिक के माउंटेनर थे वो, क्योंकि फ्रॉस्ट बाइट उनको हो गया था, फ्रॉस्ट बाइट की वजह से जो है वो चल नहीं पा रहे थे, इसलिए किस तरीके से उनको घसीट के, हम उनको आगे चल के शो में भी दावत देंगे। लेकिन ये बताइए, वो जो बाकी 2 माउंटेनर्स थे जिनकी तबीयत ख़राब थी, वो उनकी क्या सिचुएशन है अभी? सर अभी तक जो रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है उनमें से एक वाजिद आया है, एक चेक रिपब्लिक का एक जो बेहतर कंडीशन में था वो माउंटेनर नीचे आए हैं। दूसरे के लिए रेस्क्यू अभी जारी है। मुझे बता रहे थे कि अभी तक मैं उनके पास पहुंचा नहीं हूँ, क्योंकि नगर में जो हेलीपैड हमने बनवाया था वहाँ से रेस्क्यू ऑपरेशन होना था। क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था तो गिलगित से ही ऑपरेशन करके वो गिलगित लेकर आए। तो मैं नगर में था, अभी रास्ते में हूँ, तो रास्ते में रुक के मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो दूसरे उसको रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन जारी है। मोस्ट प्रोबेबली विद इन 10-15 मिनट उसको भी लेकर आएंगे। उसकी उनकी पोजीशन के बारे में मैं एग्जैक्टली नहीं बता सकता हूँ, लेकिन वाजिद से मेरी जब बात हुई थी गिलगित हेलीपैड पे, जब वो कर्नल इमरान ने मेरी वाजिद से बात कराई तो मुझे बता रहे थे कि वाजिद को भी फ्रॉस्ट बाइट है एक लिटिल फिंगर के अंदर। अच्छा, ओके। लेकिन तो अच्छी बात है कि बखैरियत आ गए, क्योंकि खैर भाई आप क्योंकि रास्ते में हैं, हम आपको ज़रूर जाने देंगे ताकि आप जाके मिलें। सिर्फ आखिरी चीज़ ये कि ये चीज़ आप कंफर्म कीजिएगा, वाजिद भाई नीचे आ गए हैं, एक चेक रिपब्लिक के जो माउंटेनर हैं वो अभी ऊपर ही हैं, उनको भी इंशाल्लाह रेस्क्यू किया जाएगा, और एक जो तीसरे थे वो भी ऊपर हैं, उनको नीचे ले आया गया है। जी, टोटल 3 क्लाइंबर थे, 3 में से 2 नीचे आए हैं, वाजिद और 1 चेक रिपब्लिक क्लाइंबर। तो तीसरा जो है वो ऊपर ही है, तो उसको रेस्क्यू करने की ऑपरेशन जारी है। मोस्ट प्रोबेबली विद इन 15-20 मिनट्स उसको भी लेकर आएंगे। चलिए, खैरुल्लाह अफरीदी भाई बहुत शुक्रिया आपका। और गिलगित में आप मौजूद हैं, अपने भाई से जा रहे हैं। गिलगित टू नगर 2 घंटे का रास्ता है, तो आप फ़ौरन निकलें और जब वहाँ पहुँचे तो हमें भी उनकी खैरियत से आगाह कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आपका। तो अच्छी खबर ये है कि वाजिदुल्लाह नगरी के जिन्होंने राकापोशी समिट किया था, वापसी पे वो दीगर 2 माउंटेनर्स के साथ फंस गए थे, काफ़ी उन्होंने वहाँ पे सर्वाइव किया, और अब आर्मी के हेलीकॉप्टर से उनको रेस्क्यू कर लिया है। 2 माउंटेनर्स नीचे आ गए हैं, वाजिदुल्लाह नगरी और एक चेक रिपब्लिक के माउंटेनर, और एक और अभी ऊपर है, उनको भी अगले 15 मिनट में रेस्क्यू कर लिया जाएगा इंशाल्लाह। तो जनाब आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे उस लेजेंड की जिसके बारे में हमने कल भी जिक्र किया और हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं, और हम डेली दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक उन्हें जल्द अज जल्द सेहतयाबी से हमकना कराए। उमर शरीफ साहब, न जाने कितने चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने का सबब बने हैं ये। और फैसल, ये बड़ी मुश्किल चीज़ होती है कि आप जो हैं अपने गम को छुपाएं और अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लाएं और दूसरों के चेहरे पे मुस्कुराहट लाने का आप सबब बने। अल्लाह पाक जल्द अज जल्द इन्हें सेहतयाबी से हमकना करें। और इनके इलाज की जब भी बात होती है तो इनकी बेगम से जब समा ने गुफ्तगू की, उन्होंने समा से जब खुसूसी गुफ्तगू की तो उन्होंने ये कहा कि जल्द अज जल्द इनके अमेरिका जाने का भी इंतज़ाम हो जाएगा। और कल एक स्टेटमेंट में देख रही थी कि उन्होंने कहा कि मैं अपने शौहर से वादा करके आई हूँ अस्पताल में कि हम घर में मिलेंगे आपकी सेहतयाबी के साथ, और इंशाल्लाह ऐसा
होगा। ये जो आप मनाजिर देख रहे हैं ना, इनको देख के हम बड़े हुए हैं। उमर शरीफ के जिन्होंने स्टेज को एक ऐसे वक्त में कि जिस वक्त स्टेज की अफादियत ख़त्म होती जा रही थी, अहमियत ख़त्म होती जा रही थी, ऐसे मौके में उन्होंने ऐसे इस्लाही ड्रामे पेश किए मिज़ा के आमेजिश के साथ कि इंसान जो है वो देखने पे, हंसने पे, कहक़हे लगाने पे मजबूर हो जाता था। आज हमारे आपके सबके प्यारे उमर भाई को आपकी दुआओं की ज़रूरत है। जब भी दुआ में हाथ बुलंद करें तो उमर शरीफ को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। तो एक ब्रेक के हम ऊपर जा रहे हैं, लेकिन जब ब्रेक से वापस आएंगे तो हम ये बात करेंगे कि जब डॉलर महंगा हो रहा है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, तो एक आम आदमी रो रहा है। जिंदगी पे क्या एक आम आदमी रो रहा है। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। अब शो में करेंगे बात अवाम को बराह रास्त मुतासर करने वाली चीज़ों का। गुज़िश्ता रोज़ डॉलर ने पाकिस्तानी रुपए को बेकदर कर दिया था। इंटर बैंक में डॉलर पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया था। बिल्कुल, इंटर बैंक में $1 90 पैसे महंगा होकर 169 रुपए का हो गया, 169 रुपए का हो गया, जिसके बाद रवां माली साल के दौरान अब तक डॉलर की कीमत में 11 रुपए 40 पैसे इजाफा हो चुका है। रुपए की कदर में कमी आम आदमी पर कैसे असर अंदाज होती है, ये स्पेशली जो हमारे मुल्क के लोग हैं ना पाकिस्तानी, उन पे किस तरह से असर अंदाज होती है। कौन कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जो ज़्यादा मुतासिर होते हैं, क्योंकि हम कहते हैं कि डॉलर ऊपर जाता है तो जनाब ये होता है कि आप पेट्रोल की कीमतें भी देख लें, मार्केट में बाकी चीज़ों की भी कीमतें देख लें, यानी हर इंसान हमें मुश्किल में नज़र आता है, या ये कहें अगर सादा अल्फाज में कि आम आदमी रोता हुआ नज़र आता है तो गलत नहीं है। इसी मामले पर बात करने के लिए हमने रब्ता किया है सप्लाई चेन एक्सपर्ट डॉक्टर शुजात मुबारक साहब से। डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। जब हम बात करते हैं ना कि डॉलर की कदर में इजाफा हुआ है और बार बार इजाफा हुआ है, तो ये पाकिस्तान ख़ास तौर पर हम जैसे आम लोगों के लिए, आम पाकिस्तानियों के लिए कितना नुकसानदेह होता है? बहुत शुक्रिया जी। देखें, जब भी डॉलर की वैल्यू बढ़ेगी इसका मतलब ये है कि रुपए की बेकदरी है, यानी कि रुपए की वैल्यू कम हो रही है, तो इससे डायरेक्टली आम आदमी के ऊपर इसका असर पड़ता है। और मैं आगे जाने से पहले थोड़ा सा ये बता दूं कि जो अभी रुपया पाकिस्तान का डी वैल्यू है, इसकी जो सबसे बड़ी वजह थी वो पाकिस्तान की इंपोर्ट में कोई 90% इजाफा था एज कम्पेयर टू द लास्ट ईयर अगस्त 2020। पाकिस्तान की इंपोर्ट तकरीबन कुछ 2 से 3 बिलियन डॉलर सिर्फ अगस्त में इंक्रीज हुई हैं। और ये गवर्नमेंट ने, क्योंकि पहले इंपोर्ट को ज़बरदस्ती बंद रखा हुआ था, अब एकदम से जो हमारी इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स और कुछ दूसरी चीज़ें थी उनकी इंपोर्ट की ज़रूरत पड़ी और एकदम से इंपोर्ट को अलाउ किया गया, तो 3 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट्स बढ़ गई, जिसकी वजह से हमारा रुपया डीवैल्यू हो गया। अब उसकी डीवैल्यूएशन होने की वजह से, क्योंकि हमारी इकोनॉमी में जो भी चीज़ बनती है उसका रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं, एनर्जी हम इंपोर्ट करते हैं, तो उसका डायरेक्ट असर आम अशिया की कीमतों पर पड़ता है। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि जो अभी डॉलर डीवैल्यू है इसकी जो इम्पैक्ट्स हैं ये आइंदा 2-3 महीनों में आएंगे। इसका मतलब ये कि आइंदा 2-3 महीनों में महंगाई और बढ़ेगी, और जो अभी महंगाई बढ़ रही है ये पुरानी जो हमारी डीवैल्यूएशन थी ये उसके इम्पैक्ट्स हैं। तो आमतौर पे पाकिस्तान की इकोनॉमी में अगर इस साल डीवैल्यूएशन होती है तो उससे नेक्स्ट मंथ या उससे 2-3 महीने बाद आपकी जो प्राइसेस हैं वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो जाती हैं। तो अवाम को अनफॉर्चुनेटली ये तैयार रहना होगा कि आइंदा आने वाले महीनों में और महंगाई जो है बढ़ सकती है, स्पेशली जो ग्रोसरी के आइटम्स हैं, ये वो जो सारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स हैं उनकी अशिया काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगी। डॉक्टर साहब, यू सेड इन योर कन्वर्सेशन कि क्योंकि इम्पोर्ट्स गवर्नमेंट ने ज़बरदस्ती रोका हुआ था, जिसकी वजह से हम देख रहे थे कि पहले हमारी एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो रहा था और इम्पोर्ट्स में इजाफा नहीं हो रहा था, लेकिन क्या हम इसको ऐसे देख सकते हैं कि वॉज इट आर्टिफिशियली मैनेज्ड और क्यों रोका हुआ था? क्या इसी को कहते हैं आर्टिफिशियली मैनेज करना? जी बिल्कुल। देखिए, उस वक्त भी, बल्कि आपके प्रोग्राम में भी काफ़ी दफ़ा मैंने इस बात का तज़किरा किया कि गवर्नमेंट ने ज़बरदस्ती इंपोर्ट को रोकने की कोशिश की है। पाकिस्तान की इकोनॉमी, स्पेशली पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स हैं, वो एक टर्म यूज़ होती है, दीज आर इम्पोर्ट ड्रिवन एक्सपोर्ट्स। हमारी इम्पोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी है, क्योंकि हम इम्पोर्ट सारी की सारी चीज़ें लग्जरियस प्रोडक्ट नहीं करते, हम रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं, हम इंडस्ट्रियल मशीनरी इंपोर्ट करते हैं, केमिकल्स इंपोर्ट करते हैं। और अगर हम इंपोर्ट को ज़बरदस्ती बंद करने की कोशिश करते हैं तो हमारा अपनी जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज है वो भी उससे इफेक्ट होती हैं। अब गवर्नमेंट ने उसको ज़बरदस्ती बंद किया हुआ था कोशिश करके, हालांकि जो गवर्नमेंट के स्पोक्स पर्सन थे वो ये कह रहे थे कि हम सिर्फ लग्जरियस
जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी इंपोर्ट को बैन करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसके ऑफशूट सारी अशिया की इंपोर्ट पर आ रहे थे। और आप अगर वहाँ पे जो भी रेलेवेंट इंस्टीट्यूशंस थे इंपोर्ट करने वाले, बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे इंपोर्टर्स के लिए। एक बात। दूसरी बात ये कि गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट में भी कुछ प्राइसेस जो डिफरेंट किस्म की जो कस्टम क्लियरेंस के हवाले से, स्टोरेज के हवाले से पोर्ट पे वो प्राइसेस बढ़ा दी हैं। और पाकिस्तान से क्योंकि एक्सपोर्ट कम जा रही थी पिछले साल में, तो जो शिपर्स थे, शिपिंग एजेंसीज ने भी, कंटेनर्स वालों ने अपनी प्राइसेस बढ़ा दी हैं। तो एक तरफ तो हमारी इंपोर्ट्स बढ़ गई हैं, दूसरी तरफ जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ एक्सपोर्ट भी हमारी इंक्रीज हो गई है। तो ओवरऑल दोनों तरफ से पाकिस्तान के जो प्रोड्यूसर्स थे और पाकिस्तान की जो ओवरऑल ट्रेड थी उसको अच्छा खासा दचका लगा है। और मैं आपको ये भी बताता चलूं कि जो जब से रुपया हमारा डीवैल्यू हुआ, आमतौर पर ये समझा जाता है कि जब रुपया डीवैल्यू होगा तो हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी। लेकिन आप जब भी इंडस्ट्रियलिस्ट से बात करते हैं तो वो ये कहता है कि जैसे ही रुपया डीवैल्यू होता है तो हमारा इंटरनेशनल क्लाइंट हमसे डिस्काउंट्स मांगना शुरू कर देता है, तो उसका हमारी एक्सपोर्ट्स पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो मेरा ख्याल ये है कि जो आर्टिफिशियल मैनेजमेंट है, अगर गवर्नमेंट ने इसको ख़त्म नहीं किया, थोड़ा सा नेचुरल लेवल पर नहीं चले, तो अगेन ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। मैं आपके प्रोग्राम की वसादत से ये भी बता दूं, खुदा न खास्ता अगर यही चीज़ प्रिवेल करती रही तो हम $45 बिलियन का हमारा करंट अकाउंट का खसारा हो सकता है। और ये रुपए की वैल्यू के हवाले से भी मैंने पहले जिक्र किया था कि जो अभी 168 पे चल रहा है, ये 175 पे, बल्कि मार्केट में 180 तक की जो बाज़ गश्त है ये सुनाई दे रही है। तो इस वक्त शायद गवर्नमेंट को थोड़ा सा प्रोएक्टिवली फ्रंट पे आना है, चीज़ों को बेहतर करें, वरना ये मेरे ख्याल में जो गिरता हुआ रुपया ये संभालना मुश्किल हो जाएगा। यही मैं आपसे अगला सवाल करने वाला था। ऑब्वियसली एक बड़ी हॉरिबल पिक्चर पेंट हुई है हमारे सामने। करेक्टिव मेजर्स क्या ले सकती है गवर्नमेंट? देखें, सबसे पहले तो ये कि जो आर्टिफिशियल मैनेजमेंट है वो गवर्नमेंट को किसी हद तक कम करनी पड़ेगी। सेकेंडली, गवर्नमेंट को जो खामखा में इंपोर्ट्स के ऊपर बैन, और जो एक्सपोर्टर्स के को गवर्नमेंट कह तो रही है कि हमने एक्सपोर्टर्स को बहुत ज़्यादा सहूलतें दे रहे हैं, लेकिन आप एक्चुअली देखें तो एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहे हैं। तो एक्टिवली गवर्नमेंट को एक्सपोर्टर्स के हवाले से काम करने में सब इंटरेस्टिंगली ये कि गवर्नमेंट ने बार बार ये कहने के बावजूद एक्सपोर्टर्स के कि आप जो शिपिंग के चार्जेस हैं, जो स्टोरेज के चार्जेस हैं, जो पोर्ट के चार्जेस हैं, उनको रिड्यूस करें ताकि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ सके। अभी तक कुछ इस पे खातिर का अमल नहीं हुआ। तो गवर्नमेंट को अपनी कॉस्ट कम करनी होगी। गवर्नमेंट को अपने टैक्सेस थोड़े से एक्सपोर्ट के हवाले से कम करेंगे तो फिर जो इंटरनेशनल शिपर्स हैं या जो कंटेनर एजेंसीज हैं वो शायद उसको थोड़ी सी अपनी प्राइसेस भी रिड्यूस करें। वरना ये होगा कि गवर्नमेंट भी अपनी जो चार्जेस हैं जो पोर्ट हैंडलिंग के हवाले से उनको भी कम नहीं कर रही। जो इंटरनेशनल एजेंसी, इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे जो कंटेनर से रिलेटेड हो गए, जो शिपर्स हो गए, वो भी अपनी चार्जेस नहीं कम कर रहे। तो उनको हमारी मायशत से तो कोई गर्ज नहीं है। तो गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट रिलेटेड जो चार्जेस हैं उनमें खातिर का कमी करनी पड़ेगी। ओके, और मैं ये भी आपसे फिर आखिर में जानना चाहूँगा एक बार फिर कि जितना भी हमने बात की है ना सर, वो एक लेमैन को हम किस तरीके से डिलीवर करेंगे कि जी आने वाले दिनों में आपके लिए कितनी महंगाई बढ़ सकती है और क्या कुछ हो सकता है, उसके लिए फिर रेडी रहें। इस पे मैं चाहूँगा थोड़ी सी गुफ्तगू करें ताकि फिर हम आगे बढ़ें। ओके, ग़ालिबन हमारी आवाज़ शायद नहीं जा रही है। जी, आपकी आवाज़ मुझे बिल्कुल कम आ रही है। मैं अब आपसे वो सवाल रिपीट कर लेता हूँ डॉक्टर साहब कि मैं चाहूँगा आखिर में एक आम आदमी के लिए आप ये ज़रूर बता के जाएं कि जितनी भी ये सिचुएशन हुई है हमारी, हमने तो एक वो बिल्कुल इकोनॉमिकल टर्मिनोलॉजीज़ वाली बात की ना, अब मैं चाहता हूँ कि उनको सादा करके आम आदमी के लिए ये बताएं कि वो तैयार रहे कि महंगाई बढ़ने वाली है, क्यों बढ़ने वाली है और उसके लिए वो क्या कुछ कर सके। देखिए, आम आदमी, सबसे पहली बात तो ये कि जाहिर है कि महंगाई हमारी जो ग्रॉसरी के आइटम्स हैं जो हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के अलावा की बात कर रहा हूँ, जैसे साबुन हो गया या इवन जो दूसरे ग्रॉसरी के आइटम्स हैं उनकी अशिया की प्राइसेस थोड़ी सी बढ़ेंगी। उसके साथ साथ शायद मुझे ये भी लग रहा है कि जो हमारी पाकिस्तान में प्रेजेंट सिचुएशन नज़र आ रही है वीट की, शुगर की, उसको भी अगर आप सामने रखें तो इनकी प्राइसेस भी आइंदा चंद महीनों में आगे बढ़ सकती हैं। तो जो स्पेशली सितंबर और अक्टूबर में आम आदमी को ये चाहिए कि वो अपनी जो फजूल के अखराजात हैं उनको थोड़ा सा सेव करें, क्योंकि जब अशिया खुर्दनोश की चीज़ें प्राइसेस बढ़ेंगी तो जाहिर है कि उनको ज़्यादा वहाँ पे खर्च करना पड़ेगा। तो मेंटली तौर पे थोड़ा सा रेडी रहें। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि नवंबर तक
अगर गवर्नमेंट रेगुलेटरी स्टेप्स कुछ बेहतर ले लेती है तो चीज़ों की कीमत उस लेवल पे नॉर्मल हो जाएगी। लेकिन ये कहना कि अशिया की कीमत कम हो जाएगी, पाकिस्तान में ऐसा होता नहीं। ये बिल्कुल गलत बात है ना, यानी ये कि अवाम थोड़ा सा तैयार रहे। और मुझे तो लगता है अवाम तो जो ज़रूरत की चीज़ें वही बड़ी मुश्किल से ख़रीदती, तो फजूल खर्ची कैसे करेगी। डॉक्टर साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। घबराना भी है ये खान साहब कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद थोड़ी सी अवाम जो है परेशान हो गई है और वो इजाज़त मांगती है कि क्या हम घबरा लें। हमने कल आपको एक रिपोर्ट दिखाई थी जिसमें हमने बताया कि पूरे मुल्क और स्पेशली कराची में लोग किस तरह से मुतासर हो रहे हैं महंगाई से, उनकी नफ्सियात पे कितना असर पड़ता है। और इस पर बात करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम बात करते हैं ना इंसान की नफ्सियात की, तो आजकल हर इंसान की नफ्सियात जुड़ी है घर का बजट मेनटेन किस तरह से किया जाए। एक सवाल है मुझ समेत हर एक पाकिस्तानी ख़वातीन के जहन में ये सवाल आता होगा। ज़रा आपको वो दिखाते हैं अवाम की गुफ्तगू, फिर इस पर बात करते हैं। कारोबार आजकल तो आप देख लें, आप कारोबार नहीं है बिल्कुल। पढ़े लिखे जो नौजवान हैं वो आजकल ऑनलाइन काम कर रहे हैं। एक तो घरेलू प्रॉब्लम है, ऊपर से लॉकडाउन है, ठीक है, काम कारोबार है नहीं, बेरोज़गारियाँ फैल रही हैं, तो लोग अपने घर की टेंशन भी, बच्चों की टेंशन लेके रोडों पे जब निकलते हैं तो रोडों का उससे बुरा हाल होता है। बंदा सोचता है कि मैं बाहर भी निकल के क्या करूँ, किधर जाऊँ, किस साइड पे जाऊँ, किधर जाके टक्कर मारूँ अपनी। इस कराची शहर के लोग कहाँ जाएँ? इस वक्त 2 साल हो गए हैं, लोग मारे सरप्लस लोगों ने कर दिए हैं, बेरोज़गारी की इंतहा है। आप अक्सर लोगों को देखें रोडों से चलते हुए लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। एक्सीडेंट की जो एवरेज है वो बढ़ गई। जॉब लगती है, फिर जॉब करते हैं, फिर बोलते हैं निकाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फिर सीवियाँ दो, ये दो। बेरोज़गारी आपके सामने है। लाइट चले आती है, उसमें ही बंदा कॉल करे, फिर 10-10 घंटे बाद लाइटें आती हैं। सड़कें देखो, हमारे टायर पंचर हो जाते हैं, 2-2, 3-3 सौ रुपये, 4-4 सौ रुपये हमारे टायरों पे लगते हैं। हम अपना मोबाइल छुपा के घर जाते हैं कि यार मोबाइल ना चोरी हो जाए हमारा। तो महंगाई से आवाम की नफ्सियात पे कितना ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है ये आपने देखा। लोगों की हर बंदे की अगर एक परेशानी भी काउंट करें और एक शहर से पूरे पाकिस्तान में इस कैनवस को अगर एक्सपेंड करें तो सोचें हर बंदा कितना परेशान है। ऐसे में अगर आप किसी को सड़क पे लड़ता झगड़ता देखें, किसी का दफ्तर में मूड ख़राब देखें या घर में कोई लड़ाई देखें, तो समझ जाएं कि सिर्फ थोड़ी सी दाल ही नहीं, पूरी दाल ही काली है। दाल में सिर्फ कुछ काला नहीं, पूरी दाल काली है। तो इस पे हम बात करने के लिए हमने ज्वाइन किया है माहिर नफ्सियात डॉक्टर मोइज़ साहब ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त के लिए। सर ये बड़ा अहम मसला होता जा रहा है अब, और वो ये कि एक आम आदमी बाज़ार जा रहा है, एक आम आदमी जब घर के बिल्स अदा कर रहा है, एक आम आदमी जब सड़क पे जा रहा है और उससे पंचर वाला कहता है कि जी पंचर के पैसे 200 से 300 हो गए क्योंकि मेरा भी तो पेट है ना। तो ऐसे में क्या ही नफ्सियाती असर पड़ता जा रहा है हमारे लोगों पे इस महंगाई का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अगर हम बिलखुसूस इस शहर कराची की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे महंगाई ज़्यादा होगी क्योंकि ये मेट्रोपॉलिटन सिटी है और यहाँ पे जितने इंसान यहाँ पे जो बसते हैं, इंटेलेक्चुअल पढ़े लिखे भी हैं, बिजनेस कम्युनिटीज़ हैं, मुख्तलिफ किस्म के, पूरे पाकिस्तान से लोग यहाँ पर आके बसते हैं और ये शहर तमाम लोगों को रोजगार देता है। अब यहाँ पे महंगाई बढ़ने से ज़हनी असर क्यों होता है ज़्यादा, इसकी वजह ही है, एक बात याद है कि इंसान जिसके पास शऊर ज़्यादा होगा, जो सोच सकता होगा, जो क्रिएटिव थिंकिंग तख्लीकी सलाहियत का मालिक होगा, जब जिंदगी में प्रॉब्लम आएगा उसको प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि वो हसास ज़्यादा होता है। तो कराची में, वैसे पूरे पाकिस्तान में महंगाई है, नो डाउट, कराची में सबसे ज्यादा इस वजह से लोग नफ्सियाती मरीज बनेंगे। देखें आप सड़कों की हालत देखें, आप ट्रैफिक की हालत देखें, ये तमाम चीजें आप पर असर करती है। ऊपर से महंगाई का आपकी जिंदगी से इतना गहरा ताल्लुक है कि आपकी पूरी फैमिली इसके अंदर इन्वॉल्व हो जाती है। यानी बच्चे की स्कूल की फीस भी बढ़ी, उसके स्कूल के कपड़े भी बढ़े, उसकी किताबें भी बढ़ी। अच्छा, उसको छोड़ने आप जा रहे हैं तो ज़ाहिर पेट्रोल भी बढ़ा, आप दफ्तर जा रहे हैं अगर आप पास मोटरसाइकिल है तो उसका पेट्रोल भी बढ़ा, घर में खाने के लिए चीजें आएंगी तो आप वो भी महंगी। तो अब आप क्या करेंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ पर कंप्रोमाइज करेंगे। याद रहे जिंदगी में क्वालिटी ऑफ लाइफ पे कंप्रोमाइज मत करना, मगर लोग करेंगे। इस क्वालिटी ऑफ लाइफ पे जब कंप्रोमाइज करेंगे तब इंसान बहुत शदीद डिप्रेशन में मुब्तला होगा और या फिर गुस्सा आएगा।
तो या तो सड़कों पे जो आप आए दिन लड़ाई झगड़े देखते हैं, या लोग वन वे जा रहे बगैर इस चीज की परवाह किए कि कानून को फॉलो करना है कि नहीं करना, इसके पीछे वो ज़हनी कैफियत है जिसकी सबसे बड़ी वजह महंगाई है। आप देखें बिजली का बिल आता है, इंसान परेशान हो जाता है। अच्छा, पानी का बिल दे रहे, पानी नहीं आ रहा, कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं है। और जो डॉलर का हुआ है तो आप हैरत होगी आपको कि जितना डॉलर बढ़ेगा उतना कर्जा बढ़ेगा, जितना कर्जा बढ़ेगा इतनी हमारी मुश्किलात बढ़ेगी। तो कराची वाले जाए तो जाए कहाँ, पाकिस्तान वाले जाए तो जाए कहाँ। बिल्कुल ऐसे है डॉक्टर साहब, और आप ये बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि जिस तरह से हमने भी देखा है कि रोड्स पे या फिर लोगों की मेंटली हालत, और फिर यही वजह है कि जराइम की शरह में भी इजाफा होता नज़र आता है, क्योंकि जाहिर है बच्चों को कितनी देर तक भूखा रखेंगे, कितनी देर तक प्यासा रखेंगे, कुछ ना कुछ उनके पेट में डालना, कुछ ना कुछ घर के चूल्हे के लिए करना ज़रूरी फिर हो जाता है। देखिए मैं आपको हैरत होगी, मैं कल परसों की बात है, मैं फ्रूट ले रहा था, तो फ्रूट वाले से मैंने केले के दाम पूछे तो उसने 120 बताए, बड़े अच्छे केले थे। मैंने कहा यार 120? कहते सर जी डॉलर बढ़ गया। वो मैंने कहा डॉलर से केले का क्या ताल्लुक? अच्छा, हम आमतौर पर इस चीज को नहीं समझते, मगर कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ताल्लुक है। तो महंगाई जब बढ़ती है, चाहे डॉलर बढ़े, कोई और बिजली के बिल बढ़ जाए, पेट्रोल बढ़, जब भी हो, ये पूरे माशरे को असरअंदाज करेगी। और आज घरों के अंदर मियाँ बीवी में झगड़ा, क्योंकि ज़ाहिर बीवी को जो पैसे मियाँ देता है, शौहर देता है, उसके अंदर गुजारा नहीं पा, वो ज्यादा मांग रही है, अब ज़ाहिर झगड़ा होता है। अच्छा, शौहर की इनकम महदूद है, ये तो नहीं है ना कि ऑफिस ने कहा कि जी ठीक है डॉलर महंगा हो गया, पेट्रोल महंगा हो गया, चीनी महंगी होगी, तो चलो हम अपने तमाम स्टाफ को 10% रेज देते हैं एक्स्ट्रा। कोई नहीं करता। तो अब उसी बजट में आपने महंगाई का मुकाबला करते हुए जिंदगी गुजारनी, तो क्या होंगे आप? तेल सस्ता लेंगे, आप बीमार होंगे, डॉक्टर का बिल आएगा आपके पास। तो कहीं ना कहीं आप कहीं से निकल नहीं सकते। वही बात है डॉक्टर साहब, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे आप कॉम्प्रोमाइज करना, जो कि नहीं करना। बेहद शुक्रिया, आप गुफ्तगू कर रहे थे। और ये अब एक पाकिस्तानी का मसला हो चुका है फैसल, के जनाब मेंटली डिप्रेशन में मुब्तला है। अब एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अब जरा रुख करते हैं लाहौर का। यहाँ अस्पताल में जख्मों का इलाज करने के बजाय नए जख्म दिए जा रहे हैं। मेयो अस्पताल का मुसाफिर खाना इस्तेमाल करने पर पैरामेडिकल स्टाफ ने एम्बुलेंस ड्राइवर्स और शहरियों पर तशद्दुद शुरू कर दिया। सुपरवाइजर और वार्ड अटेंडेंट शहरियों की तलाशी लेते रहे, थप्पड़ों की बारिश करते रहे। आप ये देख भी सकते हैं कि अस्पताल अमले ने मारपीट के दौरान जूतों का इस्तेमाल भी किया। अब अमले का मौकफ यह है कि रात गए निजी एम्बुलेंसेस और गैर मुताल्लिका अफराद को अस्पताल में रुकने की इजाजत नहीं तो नहीं, लेकिन इजाजत ना देने का यह कौन सा तरीका है? एमएस ने सुपरवाइजर और वार्ड अटेंडेंट को ऐसे में मुअत्तल कर दिया है। तहकीकात के लिए 3 रुकनी कमेटी जो है वो भी तश्कील दे दी गई है। डेवलपमेंट के इसी मामले पर मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है डायरेक्टर मेयो अस्पताल इफ्तिखार साहब ने। इफ्तिखार साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, और उनसे जानेंगे कि तहकीकात कहाँ तक पहुँची है। सर, सबसे पहले तो ये जो मामला पेश आया इंतहाई अफसोसनाक है, क्योंकि कोई भी अस्पताल इस चीज़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मुझे ये बताएगा, ये जो 3 रुकनी कमेटी बनाई गई है, तहकीकात कहाँ तक पहुँची है, और ज़िम्मेदारों की मुअत्तली का जो मामला है, वो मामला सिर्फ ज़बानी कलामी है या अमलन भी कोई काम हुआ है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद। बहुत शुक्रिया समा टीवी का। मैं हमेशा कहता हूँ कि मीडिया का हमारी पल्स पे हाथ होता है मुआशरे की, और आपने इस चीज़ को हाईलाइट किया, और हम इस चीज़ पे याद रखिएगा, इंशाअल्लाह यकीन रखें, हम कुछ नहीं छुपाएंगे। ये वाक़अतन इंतहाई अफसोसनाक वाक़या है जिसका मेरे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है। एक शख्स के इंडिविजुअल एक्ट ने हमारी सारी मेहनतों पे, कोशिशों पे पानी फेर दिया। और मैं आपको अश्योर करता हूँ कि हमारी मैडम यास्मीन राशिद साहब, जो हमारी मिनिस्टर हेल्थ, हमारी टीचर भी हैं, मेंटोर भी हैं, और हमारे सेक्रेटरी वो भी डॉक्टर हैं, कई किंग मेडिकल कॉलेज जो मेयो हॉस्पिटल के सेट है, इसी के ग्रेजुएट हैं। और हमारा बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, अल्लाह का शुक्र है कि मेयो हॉस्पिटल में प्रोग्रेस एक बड़ी अच्छी तरीके से लीनियर ग्रोथ के तहत हो रही है। इस शख्स की वजह से हम बहुत पीछे चले गए, और इसमें तो माफ़ी का चांस सवाल ही पैदा नहीं होता। ये इंडिविजुअल, इसमें देखिएगा एक चीज़ आपने बड़ी अच्छी फरमाई कि ये लोग प्राइवेट एम्बुलेंस माफिया में हॉस्पिटल में कॉन्ट्रैक्ट किसी तरह नहीं एंटर हो सकता। हमने ईथी और छिपा की एम्बुलेंस, पहले मैं सर्विसेज में तैनात था, वहाँ भी और यहाँ भी इमरजेंसी के सामने हमने उनको बूथ दे दिए।
ताकि जो ऑलरेडी एक हमारी कौम पॉवर्टी स्टिकन और मुश्किलात में है, अल्लाह ताला उनके लिए कुछ आसानियाँ पैदा करे। लाहौर के अंदर वो सिर्फ 300 रुपये चार्ज करते हैं और प्राइवेट माफिया एक बहुत बड़ा यहाँ पे गुंडागर्दी का गढ़ था जो अल्लाह का शुक्र हम निकाल चुके हैं। इसके बाद एक और हमारे जो मुसाफिर खानों में प्रॉब्लम आ रही है जिसमें हमारी कुछ HR की कमी, कुछ नेगलेंस कह दीजिए। कुछ लोग यहाँ महीनों से रहते हैं, उनको खाना चूँकि फ्री मिलता है, वहाँ पे चोरी चकारी और इवन बच्चे तक अगवा करने की कोशिश करते हैं और भी इसके अलावा कई मुआशरती बुराइयाँ भी जन्म लेती हैं। लेकिन उसका वाज़ेह ये तरीका नहीं है कि जिस तरीके से इस शख्स ने किया है। इस पे तो मैं आपसे शराद सदर के साथ कहता हूँ कि ये शख्स हमारे माथे पे कलंक का टीका था। हमने इस पे इमीडिएट एक्शन लिया, इनको सस्पेंड किया कानून के दायरे के रहते हुए और FIR दर्ज कराई। इस वक्त अरेस्टेड है क्योंकि हम उसकी इस मामले में कोई स्पेयर करने के लिए तैयार नहीं है। मुझे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, हमारे CM साहब ने, हमारे मैडम मिनिस्टर साहब ने, सेक्रेटरी हेल्थ ने मुझे वाज़ेह इस चीज़ पे हदायत दी कि इस पर आपने स्पेयर नहीं करो। इंशाल्लाह आप देखिएगा, हम आपको लम्हा भलामा इससे आगाह रखेंगे और हमारी इंक्वायरी कमेटी आज इस पर डिसीजन दे देगी इंशाल्लाह और दे विल पुट टू टास्क। उनको कानून के तहत सजा ज़रूर दी जाएगी इंशाल्लाह। सर मैं चलते चलते एक तस्करा कर दूँ। जी 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 प्लीज़ प्लीज़ जी प्लीज़ सर आप देखिए, अल्लाह का नाम लेके हम यहाँ पे जी हम अल्लाह का नाम लेके यहाँ पे हमारा बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट जो वज़ीर आज़म साहब ने MTI लगाया जिसमें एक प्रोफेसर महमूद शौकत हमारे चेयरमैन है, जो हमारे एक्स प्रिंसिपल अलामा इकबाल भी रहे, हमारे प्रोफेसर ऑफ पीडियाट्रिक सर्जरी, वेरी अपराइट पर्सन। आप आगे देखिए हर स्टैंडर्ड अल्लाह का शुक्र इंप्रूव कर रहा है हमारा। हम डोनेशन पे भी और गवर्नमेंट की मदद से हम सारे काम अल्लाह ताला हमारे करवा रहे हैं। हम मेडिकल टावर की तरफ नए जा रहे हैं। हमारा कराची बेस्ड चाइल्ड लाइफ एक NGO है हमारी पीडियाट्रिक एमरजेंसी को वो केटर कर रहे हैं। फ्रेंड्स ऑफ मेयो ने पीडियाट्रिक सर्जरी वार्ड नया बना रहा है। मेरी क्लास जो किंडर 85 की उन्होंने हमें 30-4 टन की AC डोनेट की। तो ये चंद एक ऐसी अच्छी चीज़ें हैं, एक लम्हे में काम भी हो रहा है। लेकिन ये जो एक ब्लॉट आ जाता है ना, ये बड़ा मेहनत पे पानी फिरता है, ऐसा आप भी कह रहे हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा था सर, ये आप एक इसका ना एक सेकंड पर्सपेक्टिव भी आपने दिया कि जी मुसाफिर खाने में कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही थी, वहाँ रोकना ज़रूरी था। जो देखने वाले हैं उनको ज़रा बताइएगा मुसाफिर खाना, उसका कॉन्सेप्ट वहाँ क्या हो रहा था और वहाँ पे जो लोग जा रहे थे फिर उनको रोका गया, जो ऐसा नहीं रोकना चाहिए था, वो ज़रा मुझे बताइए। नहीं जी, ये देखिएगा मुसाफिर खाने चूँकि हमारे ओपन होते हैं ना जी, और वहाँ पे पेशेंट्स के नाम पे इनके पास आके रात के वक्त स्टे करते हैं, ओवरनाइट स्टे। दिन के वक्त तो चूँकि विजिलेंस बहुत ज़्यादा होती है, रात के वक्त हमारे 1-2 सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, फिर कुछ खवातीन हैं जो एडिक्ट होती हैं। वहाँ पे खाना अल्लाह के बंदे बहुत वाफर अंदाज में देते हैं। वहाँ पे इनको हर चीज़ मिल रही है, वॉशरूम्स हैं, हर चीज़ अवेलेबल, तो ये छुप के आके सो जाते हैं। तो इनको फिर हम यही करते हैं कि केटर करते हैं कि इनको किसी तरह चेक किया जाए, उनको निकाला जाए बाहर। लेकिन उसका ये तरीका नहीं है। पुलिस चौकी भी हमारे यहाँ मौजूद है और हमें हमेशा एक्सटेंड करते हैं। तो इस चीज़ पे काबिल मुआफ़ी ये जुर्म नहीं है। ये जो शख्स ने किया कि खुद उसको कानून को हाथ में लिया। इफ्तिखार साहब, ये तो हो गई वो जो लोगों की जो वहाँ पे रह रहे थे वो जेन्युइन नहीं थे। ये जो एम्बुलेंस ड्राइवर्स थे इनके साथ जो मारपीट हुई है, ये क्या वाक़या हुआ है, वो कौन थे? ये मैं बताऊं कि आप अगर मैं हॉस्पिटल में एंट्री आए ना, एंटर हों तो आप गेट नंबर 1 के राइट साइड बाहर कम से कम 30 से 40 एम्बुलेंसेज, जो मैंने जब से चाय लिया है मैंने प्राइवेट एम्बुलेंसेज का दाखिला हॉस्पिटल में मुकम्मल बंद रखा हुआ है जी। ये रात के वक्त छुप के आते हैं। हमारे कुछ लड़के इनके साथ मिले होते हैं, कोई डेड बॉडी खुदा न खास्ता हो या कोई पेशेंट डिस्चार्ज हो, इनको बता दिया जाता है छिपा और ईदी को बताए बगैर। अच्छा। और वो सिर्फ 300 रुपये लेते हैं लाहौर में शिफ्ट करने के। ये कम से कम 1500 रुपये से स्टार्ट करके 5000 तक सिर्फ लाहौर शहर में जाने का लेते हैं। सही। तो ये आपस में इन्वॉल्व होते हैं। जैसे ही आते हैं तो सख्ती की हुई है, तो लेकिन उसका फिर वही तरीका कि पुलिस को बताएं या उनको आराम से प्यार से हम जैसे निकालते हैं। तो ये तरीका कानून में ले, उन हाथ में ले, उनको मारा जाए। बिल्कुल इफ्तिखार साहब, ये पूरी बात अब सामने आई है ना कि किस तरीके से तमाम तर वाक़या पेश है। बहुत शुक्रिया आपका। और सिचुएशन कुछ ये बनी थी कि जब ये वीडियो वायरल हुई तो उसके बाद इसका सेकंड पर्सपेक्टिव लेना बड़ा ज़रूरी था। तो हमें पता ये चला कि मुसाफिर खाने में जो लोग जेन्युइन नहीं आके रुक रहे थे उनको रोका गया। जो एम्बुलेंसेस थी, जैसे कि आपने देख भी लिया कि एक माफिया है जो वहाँ पर ड्राइव कर रहा है। बट अगेन जैसे कि इफ्तिखार साहब ने कहा कि अगर इन चीज़ों को रोकना भी था तो मारपीट इसका हल नहीं था। अच्छे तरीके से आप रोक सकते थे, पुलिस को रिपोर्ट कर सकते थे, सीधा हाथ में ना लें। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। अब बात करेंगे शो में हम द कॉमेडी किंग लेजेंड उमर शरीफ साहब की।
तबीयत उनकी बहुत ख़राब है। ऐसे में अब अपडेट ये है कि उनका इलाज बैरून मुल्क होगा। सिंध हुकूमत ने इलाज के लिए 4 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। एयर एम्बुलेंस का भी बंदोबस्त कर दिया गया है। अच्छी बात यह है कि जो चमगोइयाँ जारी थी वो गलत हैं। उमर शरीफ साहब की याददाश्त बिल्कुल ठीक है, तबीयत माशाल्लाह बहुत बेहतर है। तो इस पे हम बात करेंगे। उनके साहबजादे जवाद उमर हमारे साथ मौजूद हैं। जवाद अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो हम सब बहुत दुआएं कर रहे हैं और इस प्लेटफॉर्म से कौम से भी हम यही अपील कर रहे हैं कि वो उमर भाई के लिए दुआ करें। बताइए आप, कैसी तबीयत है उमर भाई की? वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू फैसल। उनकी तबीयत जो है अभी वैसी ही है जैसे पहले थी, बेहतर हैं। ही इज एबल टू ट्रैवल थ्रू एयर एम्बुलेंस, लेकिन जब तक वो प्रोसीजर उनको फिक्स नहीं करेंगे तब तक जो है वो उनकी तबीयत में बेहतरी आने, उसके बाद इंशाल्लाह ताला ही इज मच बेटर इंशाल्लाह। और जी। अच्छा जवाद, मेडिकल बोर्ड अभी तक क्या बता रहा है? जी, वो तो कह रहे हैं कि आप अरेंजमेंट्स अब हो जाएं, उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम जो है सारी प्रेपरेशंस करके तो इंशाल्लाह भी हम वहाँ पे, हम बड़े मशहूर हैं डॉक्टर्स कम्युनिटी के, डॉक्टर तारिक शहाब साहब के यहाँ पे सिंध गवर्नमेंट के, जिन्होंने ये सारा अरेंजमेंट कर लिया है। तो हम वी आर एज अ फैमिली आर वेरी थैंकफुल टू देम और इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि अबू बहुत जल्द से जल्द होकर वापस आएंगे इंशाल्लाह। और डॉक्टर्स यही कह रहे हैं कि इनको आप जितनी जल्दी हो सके जितनी वहाँ पे पहुँच जाए और उनका ये ट्रीटमेंट हो जाए उतना ही अच्छा है इस वक्त। बिल्कुल। अच्छा जवाद भाई, क्योंकि आप भी पिछले दिनों काफ़ी मसरूफ़ रहे और अभी भी जाहिर सी बात है आप साहबजादे हैं, तो आपका तो बिल्कुल मैं करना चाहता हूँ कि मैं इस वक्त हॉस्पिटल में होता हूँ और मैं बड़ा माजूर खा हूँ सारे मीडिया के लोगों से भी कि मैं उनकी कॉल नहीं अटेंड कर पाता, मैं बात नहीं कर पाता हूँ, बिकॉज मैं अब्बू के साथ ही रहता हूँ, उनके पास ही होता हूँ, डॉक्टर से बातचीत कर रहा होता हूँ, तो मेरा मैं अटेंड नहीं कर पाता। मेरा फोकस इस वक्त सिर्फ अब्बू हैं और उनकी हेल्थ है, इस वजह से आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। और एक बात मैं ऐड ऑन करना चाहता हूँ फैसल भाई, जो जी फरमाइए। जी बोलें, आप करें। जी, मैं ये करना चाहता हूँ कि जो इस वक्त पिक्चर्स और वीडियोस अब्बू की वायरल हो रही हैं, हम लोगों को देखकर वो बहुत दुख हुआ है और बहुत तकलीफ हो रही है इस तरह से कि लोगों इस तरह नहीं देखना चाहते उनको। तो प्लीज मेरी गुजारिश है कि जो ये वीडियोस और ये पिक्चर्स वायरल हो रही हैं इसको मत फॉरवर्ड करें, उनको एक अच्छा इमेज में ही दिखाएं ताकि लोग जो हैं उनसे बहुत मोहब्बत करते हैं। उन लोगों को काफी दुख है कि इस तरह उनको देखकर, तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ सिर्फ इसको जितना हो सके आप बिल्कुल ये आप उमर भाई का और आपकी फैमिली का कंप्लीट राइट है और इसको हम भी कोशिश करेंगे और बाकी भी जितने भी जहाँ पे ये चीज़ें चल रही हैं उनसे भी हम 10-10 गुजारिश करेंगे कि जो फैमिली का राइट है ना उसको फिर आप क्रॉस ना करें। ये मैं बहुत मशहूर हूँ सर मीडिया कम्युनिटी का, मैं डॉक्टर्स कम्युनिटी का, बिजनेस कम्युनिटी, स्पोर्ट्स कम्युनिटी, हर शुबा जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद का शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें इस हार्ड टाइम में हमारा साथ दिया, हमारे साथ खड़े में और इतने कंसर्न्ड हैं अब्बू की हेल्थ को लेके और इतनी दुआएं कर रहे हैं उनकी। खाना काबा में भी दुआ हो रही है, मदीना शरीफ में भी हो रही है, पूरी दुनिया में दुआ हो रही है उनके लिए। और मैं बड़ा होपफुल हूँ कि इंशाल्लाह अगर ये ट्रीटमेंट हो जाता है तो वो बहुत बेहतर हो जाएंगे और हमारे दरमियान वैसे ही आके हमें दोबारा से एंटरटेन करेंगे इंशाल्लाह। और हम सबकी दुआ ये कि जल्द अज जल्द उमर भाई बहुत जल्दी ठीक हो जाएं, अल्लाह पाक उन्हें सेहत दें, हमारे दरमियान में मौजूद हों, फिर से हम उन्हें हंसता बोलता हुआ देखें, इंशाल्लाह ऐसा होगा। अच्छा जवाद, मुझे ये बताएं कि अमेरिका में उनका इलाज कहाँ पर हो रहा है, जो वहाँ पर डॉक्टर्स जिनसे रब्ता हुआ है, डॉक्टर्स के जिन टीम से, प्लीज़ ये सारा हमारे नाज़रीन को बताएगा। जी, डॉक्टर तारिक शहाब साहब जो हैं, मैं उनका बड़ा मशहूर हूँ कि उन्होंने सारी अरेंजमेंट्स वहाँ पर की हैं। ही इज़ द वन हु इज़ लुकिंग आफ्टर ऑल द थिंग्स इन अमेरिका राइट नाउ। उनकी जो वाइफ हैं मिस रीमा तारिक शहाब साहिबा, उनके भी हम बड़े शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारी सारी अरेंजमेंट्स में हेल्प किया हमें। इस वक्त तमाम चीज़ें वहाँ पर रेडी हैं, बस हम लोगों को यहाँ से अप्लाई करना है और इंशाल्लाह ताला विद इन 48 आवर्स जो है वो करके उनको स्टेबल तो वो परफॉर्म कर लेंगे इंशाल्लाह। और जवाद भाई ये भी ज़रूर बता के जाइएगा हमें, अगेन अगर आप बताना चाहें तो लोगों को जानने, क्योंकि लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या है, किस मरज़ का मुकाबला कर रहे हैं उमर भाई? जी, उनका हार्ट का एक वॉल्व जो है वो लीक हो रहा है, माइट्रल वॉल्व होता है वो लीक हो रहा है उनके हार्ट, और उसको फिक्स करने की जो एक तरीका है वो जो है वो वही है कि उसमें क्लिप लगाकर, वो एक प्रोसीजर है जो यूएस में होता है जिससे वो उसको क्लिप लगाकर फिक्स कर देते हैं। अदरवाइज दूसरा ऑप्शन जो है वो सर्जरी है, ओपन हार्ट सर्जरी, विच इज एट वेरी हाई रिस्क। तो उस तरफ तो नहीं हम लोग जा रहे हैं, हम ये प्रोसीजर जो है इसको परसू कर रहे हैं। अच्छा, और वो आपसे बातचीत कर रहे हैं क्योंकि बड़ी चीज़ें ना ये क्योंकि मुझे बतौर एक फ़ैन भी
क्योंकि उमर भाई से जब भी शमा का भी बड़ा गहरा ताल्लुक रहा, तो जब ये चीज़ें हम देखते हैं ना कि जी उनकी याददाश्त और ये वाली चीज़ें, तो बड़ी तकलीफ होती है। मैं चाहूँगा कि आप इन सब को क्लियर करके जो है वो बताएं। बिल्कुल, मेरे हवाले से बहुत सारी चीज़ें इस वक्त मीडिया पे घूम रही हैं कि मैंने ये बयान दे दिया, मैंने वो बयान दे दिया। ऐसा कोई मेरे हवाले से बयान नहीं इशू हुआ है। ये सब मिसअंडरस्टैंडिंग है या मिसकम्युनिकेशन, आई डोंट नो कि क्या है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई उनकी याददाश्त नहीं कोई है, वो उनको एक प्रॉब्लम से वो गुजर रहे हैं, उसमें इंसान डिटोरिएट हो रहा है, उनकी हेल्थ की रिस्पेक्ट, तो वन शुड अंडरस्टैंड दिस। और एक फैमिली की प्राइवेसी होती है, उसको भी जो है वो आप समझना चाहिए। अच्छा, और जवाब भाई एक चीज़ और, यकीनन आपने कहा कि जो उनकी वीडियोस आ रही हैं ना वो नहीं होनी चाहिए, लेकिन उसमें भी अगर हम देखें, एक इतना ग्रेट आदमी है उमर शरीफ जिसका नाम है, उसमें भी उनके चेहरे पे जो मुस्कुराहट है ना हल्की हल्की, वो भी आया है। जी जी, वो अपनी कौम से बहुत प्यार करते हैं, वो अपने वतन से, उन्होंने इश्क किया पाकिस्तान से। उनकी जितने भी ड्रामाज हैं उसमें आप देखें, हमेशा सोसाइटी के लिए एक सोशल मैसेज है जो कि उन्होंने हमेशा लोगों तक पहुंचाया है, और सोसाइटी के जो मसाइल हैं उनको आगे आगाह किया लोगों को, और नुमाइंदगी की है लोगों के, आवाम की। तो बिल्कुल वो एक पेट्रियाटिक इंसान है। उन्होंने हमें भी लोगों की मदद करना सिखाई है, लोगों के काम आना सिखाया है। सारी जिंदगी उन्होंने मुख्तलिफ NGOs के लिए, हमेशा लोगों की हेल्प के लिए वो रहते थे कि मैं हेल्प करूँ किसी तरह से भी लोगों की। अब बिल्कुल सरहद पार पाकिस्तान का नाम जिस तरह से उन्होंने रोशन किया है वो भी सबके सामने है। जवाद, बेहद शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। अल्लाह पाक जल्द उमर भाई को सेहत दे, वो हमारे दरमियान मौजूद हों, फिर से मुस्कुराहटें बिखेरने का सिलसिला शुरू, आप उनके कहकहे सुने, उनकी आवाज़ सुने। आगे बढ़ते हैं जनाब, और बात करेंगे एक ऐसे जंगल की जो बड़ा खूबसूरत है। अब आप कहेंगे जंगल खूबसूरत, वाकई खूबसूरत है। वो जंगल कहाँ है? कराची में। खूबसूरत जंगल कराची में, सुन के थोड़ा सा आप हैरान हो रहे होंगे। कराची का एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर कुदरती हुस्न हमें नज़र आ रहा है, जहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत सारे पॉइंट्स पे कुदरती नज़ारे जो हैं वो हमें नज़र आते हैं। मुख्तलिफ अक़साम के दरख्त वहाँ पर मौजूद हैं। अब आप सोचेंगे ये कौन सी जगह है, बहुत जल्दी सैर करनी है, तो ये सैर करवाएंगे फैसल करीम। अकेले गए, खुद देख कर आए, हम यहाँ पर बैठ के एंजॉय करते हैं, तो अच्छा देखते हैं। हरे भरे पेड़ पौधे, फलदार दरख्त और फिजाओं में ये परिंदे, कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा? ये इस्लामाबाद नहीं है, ये कराची है, कराची का किडनी हिल पार्क। आपको नहीं मालूम था ना कि यहाँ पे इतनी तरक्की हो गई है, यहाँ पे पेड़ पौधे लगाए जा चुके हैं, और यहाँ पे आसपास रहने वालों के लिए ट्रेल्स बनाए जा चुके हैं। तो आइए आपको इन ट्रेल्स की सैर भी करवाते हैं और बताते हैं कि कितने अरसे में यहाँ से कचरा उठाया गया और कौन कौन से फलदार दरख्त यहाँ पे लगाए गए। रोशनियों का शहर, शहरों की दुल्हन, उरूसुल बलाद कहा जाता है कराची को। कुछ दिनों से या कुछ अरसे से इसके सियासी हालात भी ख़राब रहे, और जिसके बाद हमने देखा कि शहर में इतनी तामीरात हुई कि हरे भरे सब्ज़ पौधे कहीं गायब से हो गए। लेकिन अब एक शख्स की हिम्मत से, एक शख्स की कोशिशों से और अनथक काविशों से हम देख रहे हैं कि यहाँ हुलिया ही बदल गया है। वो शख्सियत और कोई नहीं है, साबिक कमिश्नर KMC और प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नेंस डॉक्टर सैफ हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। ये जो कहते हैं ना, पल ही पल में क्या माजरा कर दिया, जंगल का जंगल हरा कर दिया। तो सर थोड़ा सा बताएं, यहाँ तो काफ़ी कचरा और गंद, ये कब से आपने शुरू किया और इस सिचुएशन में आपको लाने में कितना टाइम लगा? देखिए 2019 की बात है, ये सितंबर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक ऑर्डर था जिसमें हुक्म दिया गया था कि तमाम जगह को एक पार्क बनाया जाए। तो जब हम यहाँ पर पहुँचे तो हमने देखा कि यहाँ पे लाखों टन कचरा था, और ये कचरा हर किस्म का था, जिसमें हॉस्पिटल वेस्ट था, जिसमें केमिकल वेस्ट था, जिसमें तमाम जो इमारती मलबा होता है तो वो तमाम था। यहाँ पे स्कैवेंजर्स जो खाना बदोश या जो कचरा चुनने वाले हैं उनकी पूरी नस्लें यहाँ आबाद थी। होटल्स यहाँ मौजूद थे, चारपाई होटल, यानी जब से दुनिया बनी थी इस जगह पर कोई भी यानी काम नहीं हुआ था। 1964 में इदारा तरक्यात कराची KDA ने इसको एक स्कीम बनाई थी और कहा था कि यहाँ पर एक पार्क बनेगा।
और इसका नाम अहमद अली पार्क और किडनी हिल रखा गया था। किडनी हिल इसलिए कहते हैं कि इसकी जो शक्ल है वो किडनी की तरह की है, अगर ऊपर से देखें तो वो किडनी की तरह की है। 1972 में उन्होंने बल्दिया उज़्मा कराची KMC को ये दे दिया कि पार्क बना दिया जाए, लेकिन ये उसके बाद कभी बना नहीं, किसी तौर पे भी यहाँ पे कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे इंक्रोचमेंट होती रही, घर बनते रहे। अच्छा, ये भी होता रहा तमाम, और काफ़ी सुप्रीम कोर्ट ने वो तमाम चीज़ें की। तो हमने ये सोचा कि फिर जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, फिर हमने इंक्रोचमेंट ख़त्म की। बल्दिया उज़्मा कराची के तमाम डिपार्टमेंट्स ने इसमें बहुत मेहनत की और इंक्रोचमेंट ख़त्म की। पार्क यहाँ पे बनना एक मुश्किल काम लगता था कि घास और टिपिकल किस्म का। तो एक दिन सुबह मेरे जहन में ये ख्याल आया कि क्यों ना जो इसकी ओरिजिनल शक्ल है उसको बरकरार रखा जाए, जो इसकी ऊंचाई है, जो चढ़ाई है, जो नशेब है, जो इसके फ़राज है, उसको तमाम को यानी मेंटेन रखा जाए। तो वो हमने मेंटेन किया, इसकी टोपोग्राफी की, इस पर हमें मालूम किया कि यहाँ पे कितने दरख्त हैं, कितनी ज़्यादा सीवरेज की लाइन गुजर रही है, कौन कौन सी लाइन है। तो टोपोग्राफिक सर्वे करने के बाद फिर हमने इसके रास्ते बनाए। 2 बड़े हमने ट्रेल्स बनाई, यहाँ धोराजी ट्रेल बनाई और कोकन ट्रेल बनाई जो यहाँ पे, उसके अलावा 12 और ट्रेल्स बनाई जो पाकिस्तान के जो दरख्त हैं, पाकिस्तान की जो झील है, जिधर झील सैफुल मलूक, सुख चैन, राका पोशी ट्रेल, इस तरह की तमाम जो दो बड़ी ट्रेल्स तो आपने कराची की बहुत पुरानी जो मशहूर इलाके है ना, धोराजी और कोकन, उस पर आपने कर दिए। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम ज़रा ट्रेल का भी दौरा करें, क्योंकि ट्रेल से तो इस्लामाबाद आता है जहन में, लेकिन आपने जो ट्रेल्स बनाए अब ज़रा देखते हैं। आए। छांगा मांगा हमारे मुल्क में एक मशहूर जंगल है। वैसे तो पाकिस्तान की सियासत में भी काफ़ी मशहूर ये लफ्ज़ है छांगा मांगा की सियासत, लेकिन अब हम चलेंगे छांगा मांगा ट्रेल पे। ये है ट्रेल 5 इस पार्क का। जब भी हम ट्रेल पे चलने की बात करते हैं तो हमें शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद का नाम जहन में आता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा था कि कराची शहर में ऐसा पार्क बनाया जाएगा? कराची शहर जिसे कंक्रीट का जंगल कहा जाने लगा था, वहां पे आप, मैं, हम सब मिलके ऐसे पार्क को एंजॉय करेंगे जहां पर हरे भरे सब्जे के बीच में हम ट्रेल पे वॉक कर सकेंगे। यहाँ सिर्फ दरख्त नहीं है, बल्कि ये खूबसूरत हम पौधे भी देख रहे हैं। इसके अलावा जो एक आइडिया सबसे जो मुझे ज़बरदस्त लगा वो ये है कि अलॉन्ग विद द शेडी ट्रीज़ आपने जी वो फलदार दरख्त भी लगाए हैं। तो वो कहाँ पे लगाए हैं वो ज़रा बताएं। देखिए, यहाँ पे 56 मुख्तलिफ अक़साम के प्लांट्स लगे हुए हैं, ट्रीज़ अल्हम्दुलिल्लाह लगे हुए हैं। तो जो कराची शहर के ख़ास फल होते हैं, जैसा लाल बादाम था, जंगल जलेबी थी, पपीता था, चीकू था, यहाँ पे हमने आम तक लगाया, नींबू, ग्रेप फ्रूट, माल्टे, ये सारी चीज़ें, यहाँ तक कि शहतूत भी यहाँ पर हुआ है और इंजीर, फिग, वो भी यहाँ पर हुआ है। तो यहाँ पे लेकिन अब मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि वो जो चिड़ियों की चहचहाहट है और परिंदों की जो एक होती है ना चर्पीनेस, वो मुझे यहाँ पे फील हो रही है। ये आपने बिल्कुल वजह फरमाया। इसमें ना सिर्फ परिंदे बल्कि इनवर्टिब्रेट्स जो कि टिड्डे होते थे, तितलियाँ होती थी, ग्रास हॉपर जो कराची शहर का खासा थी, वो सारे आपको यहाँ पे मौजूद होंगे। और यहाँ पे बहुत हुदहुद तक यहाँ पर है, यहाँ हर किस्म का जो परिंदा है, कोयल बेतहाशा है, छोटी मैना यहाँ पर बहुत है। यानी अगर आप सुबह आएँ तो यानी हर किस्म की यहाँ पे आपको परिंदे मिलेंगे। तो हम जिस ट्रेल पे चलते हुए आए हैं वो धोराजी ट्रेल थी और ये कराची का बड़ा पुराना इलाका है। और क्या ही ज़बरदस्त कनेक्शन है कि अब हम धोराजी से चलते चलते सीधा पहुंच गए हैं साउथ पंजाब, लाल सुवाड़ा ट्रेल पे हम पहुंच गए। ठीक है जी, तो आए अब इस पे चलते हैं। और अब मैं चाहूँगा कि आप हमें ज़रा वो फलदार दरख्त दिखाएँ। जी मैं बिल्कुल। ये सरसब्ज दरख्त और ये खूबसूरत खुशरंग फूल कराची में अब तो ये सिर्फ घरों की क्यारियों की जीनत बन गए हैं, लेकिन इतने बड़े पैमाने पे कितना वक्त लगा डॉक्टर साहब और क्या क्या मुश्किलात आपको पेश हैं? मुश्किलात तो बहुत, रिसोर्सेज एक बहुत बड़ा इशू था। बल्दिया उज़्मा कराची में रिसोर्सेज, सॉरी टू कट यू, आप रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं तो बेंचें भी आपने लगाई हुई है ना। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बताया कि जी इतने बड़े पैमाने पे जब आप प्लांटेशन करते हैं तो फिर उसकी काट छाट, उसकी बूदोबाश, तराश खाश भी
बड़ी इम्पोर्टेंस रखती है। तो अमला इस वक्त कितना है जो ये सारी देखभाल? 30 के करीब माली हैं, हेड माली हैं, सुपरवाइज़र्स हैं, तमाम चीज़ें ये सब उन्होंने ही किया है, उनकी ही यानी लगन है, उन्हीं की एक तमाम चीज़ें कि 56 यानी अक़साम के दरख्त यहाँ पे लगाए, 1.5 लाख से ज़्यादा दरख्त यहाँ पे लग चुके हैं। यानी आप देखिए जितने भी दरख्त हैं यहाँ पे कोई दरख्त नहीं था, तमाम चीज़ें ये सारे दरख्त अभी 1.5 से 2 साल में ये सारी चीज़ें हुई हैं। और जैसा कि करंट गवर्नमेंट और प्राइम मिनिस्टर वज़ीर आज़म इमरान खान का भी एक विजन है बिलियन ट्री सुनामी, यकीनन हमें हमारे शहर को इसी तरह के रेवोल्यूशन की ज़रूरत है और गालिबन ये फर्स्ट स्टेप है टुवर्ड्स द बेटरमेंट। आगे चलते हैं। ये है शहर कराची का सबसे ऊंचा पॉइंट, 219 फीट बुलंद। ये और इस जैसे कई दूसरे पॉइंट्स इस पार्क में इस चीज की गम्माजी करते हैं कि कोशिश करे इंसान तो क्या नहीं हो सकता। हाँ भाई कराची वालों, हाइकिंग के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हो, ये जगह नजर नहीं आई। ये है आपके शहर का सबसे ऊंचा पॉइंट शहर कराची का, 219 फीट अबव द सी लेवल, और इसकी ऊंचाई के हिसाब से ही नाम दिया गया है जबलुल तारिक। आप देखते हैं कि यहाँ से शहर का कैसा नज़ारा है। क्या ही खूबसूरत तोहफा है कराची वालों के लिए ये 62 एकड़ पर फैला वसीअरीज़ और सरसब्ज पार्क किडनी हिल। तो डॉक्टर साहब, व्हाट्स नेक्स्ट, अगला आपका क्या मूव है? हम यहाँ की एक तो ट्रेल्स को मज़ीद बेहतर करेंगे ताकि एक वॉकिंग ट्रेल हो। लोग यहाँ पे एक ऐसी, हम बाईसाइकिल के लिए ट्रेल हमारा इरादा है वो बनाने का, और इवन ये कि जो मोटरसाइकिल के शौकीन होते हैं उनके लिए भी एक ट्रेल बनाने का इरादा है। दूसरा ये कि इसको हम रात के वक्त रोशन करना चाहते हैं, तो हमारा लाइट लगाने का प्लान है। उसके बाद बच्चों के लिए कुछ तफरीह के लिए उनके जो सी सॉ है या स्विंग्स हैं वो हमारा प्लान है, और कोई एक झील हम बनाना चाहते हैं यहाँ पर, जिससे कि जो भी आबी परिंदे हैं जो कि माइग्रेट करते हैं, तो यहाँ पर वैसे भी बहुत आ रहे थे, हमने एक झील बनाई थी। ये हमारा मेन प्लान है। जिस तरह इंसानी जिस्म में फेफड़े ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं, शहर में इस तरह के पार्क्स ऑक्सीजन सप्लाई करने का काम करते हैं। जरूरत इस अमर की है कि किडनी हिल पार्क्स जैसे मजीद पार्क्स और बागात इस कंक्रीट के जंगल शहर कराची में बनाए जाएं, ताकि यहाँ के वासियों को खुली फिजा मयसर आ सके। कैमरामैन मोहम्मद नईम और मोहम्मद इरफान के साथ सैयद फैसल करीम, किडनी हिल पार्क, कराची। मजा आया ना किडनी हिल पार्क से आगे? थक गए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम नहीं थके और देखने वाले भी नहीं थके होंगे, रिफ्रेश हो गए होंगे। तो ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आपको याद होगा गुज़िश्ता रोज़ हमने आपको बताया था कि सिंध हुकूमत ने मार्केट्स के औकात पर लिया यू टर्न। पहले रात 10 बजे तक दुकानें खुली रखने की हामी भरी, फिर कहा कि नहीं 8 बजे तक ही खुली रखेंगे आप। नोटिफिकेशन इसका जारी भी कर दिया गया है। और नए हुक्मनामे पर कराची पुलिस जो है बस वो इंतजार करी थी कि जैसे ही हुक्मनामा सामने आया जनाब फुर्तियां दिखाई गई और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 8 बजे दुकानें बंद करा दी गई। फिर क्या था, ताजिर बिरादरी सरापा एहतजाज हुई, नाराज हुई और एक दफ़ा फिर से कॉल दिए एहतजाज की। कहते हैं कारोबारी औकात रात 10 बजे तक किए जाएं। कराची और हैदराबाद के लिए हफ्ते में 1 दिन छुट्टी का ऐलान किया जाए। रेस्टोरेंट्स और होटल्स को रात 12 बजे तक डाइन इन की इजाज़त दी जाए और टेक अवे और होम डिलीवरी के लिए 24 घंटे की इजाज़त दी जाए। ये मुतालबात हैं ताजिर बिरादरी के। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि शादी हॉल्स को इंडोर तकरीबात के लिए रात 12 बजे तक की इजाज़त दी जाए। तो इन तमाम तर मुतालबात पर ये जो मुतालबात किए जा रहे हैं और जो एहतजाज की बातें की जा रही हैं, इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ताजिर रहनुमा रिजवान इरफान साहब ने। रिजवान साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये बहुत सारे मुतालबात हैं और आप अपनी जगह पे बिल्कुल दुरुस्त होंगे कि 12 बजे तक फलाने चीज़ की टाइमिंग दी जाए, मार्केट्स को खोल दिया जाए, हफ्ते में 1 दिन मार्केट बंद रखी जाए। पहले सिंध हुकूमत कहती है कि 10 बजे तक मार्केट्स खुलेंगी, हफ्ते में 1 दिन छुट्टी होगी, लेकिन उसके बाद यू टर्न ले लिया जाता है। ये जो यू टर्न लिया गया है, यानी ये जो नए कवानीन दोबारा से आए हैं, इस पर आपके साथ कोई मुशावरत हुई, कोई टेबल टॉक हुई? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
मैं आपको बताया चलूँ, हमारे हमने एक एहतजाज भी किया था पहले, आपको पता होगा 1 हफ्ता पहले। उसमें नासिर शाह साहब आए, उन्होंने हमारा एहतजाज खत्म कराया और उन्होंने कहा कि आपको 10 बजे तक कारोबार करने की इजाज़त देंगे और आपके एक छुट्टी ख़त्म करेंगे और जो अपना डाइन आउट है उसको 12 बजे की इजाज़त होगी। जी जी। फिर उस पर अमल दरामद भी किया है उन्होंने, हमारी उनसे मुलाकात भी हुई, उन्होंने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी कॉल की और एडिशनल आई साहब को भी कॉल की। उसके बाद फिर 10 बजे तक कारोबार जारी रहा। उसके बाद 1 हफ्ते बाद फौरन ही जो एक नोटिफिकेशन आ गया होम डिपार्टमेंट का कि इनको चेक किया जाए, सख्ती की जाए, 8 बजे मार्केटें बंद की जाएँ और जो है वो एक दिन छुट्टी, 2 दिन छुट्टी होगी। हमने फिर उनसे बात की नासिर शाह साहब से, उन्होंने कहा इन्होंने गलत निकाला है नोटिफिकेशन, लेकिन हम जो है आपके 10 बजे तक करते हैं। लेकिन वो इस सिलसिला में जो पुलिस थी उन्होंने आके मार्केटें बंद कराई 8 बजे। हमारे यहाँ लियाकताबाद में मार्केटें बंद कराई, इसी लियाकताबाद में पुलिस ने। उसके बाद गुलशन इकबाल बंद कराई। हमने उनको बारह कहा कि हमारी बात भी हुई है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, वो कह रहे हैं हम किसी को नहीं मानते, हम नोटिफिकेशन को मानते हैं। अब जबकि उनकी डीसी साहबान से बात भी हुई, उनको बता दिया गया, एडिशनल आई साहब से बात हुई, उसके बाद लोगों को परेशान किया, तंग किया गया। अब आप समझ सकते हैं कि एनसीओसी ने कल एक फैसला किया है रात 10 बजे तक कारोबार खोलने का पूरे पाकिस्तान के लिए, और उन्होंने डाइन आउट भी खोला है और डाइन इन भी खोला है रात 12 बजे तक के। शादी हॉल को भी उन्होंने इजाज़त दी है उन्हें। और इसके अलावा जहाँ सख्ती की है, जहाँ रेशो ज़्यादा है पंजाब में और बन्नू में, वहाँ उन्होंने जो है 8 बजे तक कारोबार करनी चाहिए और एक छुट्टी खत्म कर दी है एनसीओसी ने। हम भी वही चाहते हैं, वही सिलसिला जो है सेंट्रल गवर्नमेंट भी करे, लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया। नोटिफिकेशन की बात हो रही है 10-12 दिन से, लेकिन नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हो पा रहा है। अब क्या वजह है, क्यों, क्या नोटिफिकेशन आएगा, एनसीओसी को देख के होगा या इस मसले को हल होगा या नहीं होगा, ये समझ में नहीं आ रहा। अच्छा रिजवान साहब, आप पंजाब की बात कर रहे हैं, लेकिन पंजाब में जो बंदिशें हैं वो अभी तक कायम हैं, उन्हें नहीं हटाया गया। दूसरी बात ये कि आप जो बात करें 10 बजे तक की, तो ये मेरी आसानी के लिए और जो मुझ समेत आम पाकिस्तानी उसकी आसानी के लिए ज़रा समझाएगा कि 8 से 10 2 घंटे, तो क्या ये जो करोड़ों के कारोबार की बात होती है ये नहीं 2 घंटों में ही होता है? उससे पहले कोई नहीं आता खरीदारी के लिए? देखिए, आप समझ सकते हैं मौसम हमारे यहाँ गर्म होता है, हमारे यहाँ जो कारोबार का टाइम है वो 12 बजे के बाद ज़्यादातर कारोबार शुरू होती है। कराची का जो है एक अलग कारोबारी जो है, जो लोगों का ट्रेंड है, लोग दोपहर में निकलते, शाम में निकलते हैं कारोबार करने। तो हमारे यहाँ जो टाइम है वो तकरीबन यही शाम 6 बजे से लेके कोई 10 बजे तक के लोग कारोबार करते हैं। हमने यही बोला उनको कि भाई हमको जो 2 घंटे आपको सिर्फ देने हैं, अब 2 घंटे दे दें आप और एक छुट्टी खत्म कर दें आप जुम्मे की। हम यही तो मांग रहे हैं और तो कुछ चीज़ नहीं मांग रहे। हमने ये आप जो SOP अमल दरामद कर रहे हैं, हम वो भी SOP अमल दरामद कर रहे हैं। आपने वैक्सीनेशन का, हमने वैक्सीनेशन भी करा ली है, तो अब क्यों लोगों को परेशान कर रहे हैं आप? जो बेचारे लोग रोजाना काम करने वाले, दिहाड़ी वाले, बहुत तकलीफ में हैं। अब उनकी तकलीफ है। अभी आप खुद ही आपने कहा कि जो बेरोजगारी हो रही है, जो महंगाई हो रही है, क्या हाल होगा लोगों का? तकलीफ में लोग बेचारे। सरकार तो समझने को तैयार नहीं है ना। सरकार को तो नुकसान कोई नहीं है, सिर्फ आवाम को नुकसान हो रहा है। जो गरीब तबका है उसका नुकसान हो रहा है, हम तो उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा रिजवान भाई, ये हमने ना कासिम सुब्रो साहब से भी बात की थी, क्योंकि हमारा मकसद ये है कि आपके जो भी मसले मसाइल हैं और जो हुकूमती जो भी समझ बूझ है उसको एक प्लेटफॉर्म पे लाके सॉल्यूशन किया जाए ना, ताकि आप भी खुश रहें, हुकूमत भी खुश रहे। तो ऐसे में उनका यही कहना था कि जी जो हमारे ट्रेंड्स हैं पूरी दुनिया में तब्दील हुए हैं, पूरी दुनिया में लिविंग स्टैंडर्ड तब्दील हो गए, पूरी दुनिया में ऑफिस के औकात कार, कारोबार के औकात कार, लोगों ने किस तरीके से अपने आप को कोविड के हवाले से एडजस्ट किया। क्या वक्त नहीं आ गया कि जो हम बात कर रहे हैं कराची का खासा है कि जी लेट उठते हैं, लेट शॉपिंग करते हैं, क्या हम उसको थोड़ा मैनेज कर सकते हैं ना? वो हमें करना चाहिए ना। मतलब ये कोई फ़ख्रिया बात तो नहीं है कि हम लेट सारे काम करते हैं। अगर जल्दी जल्दी हो जाए तमाम काम, तो क्या वक्त आ गया कि हम भी अपने ट्रेंड चेंज कर लें दुनिया की तरफ? बिल्कुल करना चाहिए। आप 100% सही बात कर रहे हैं। आप हमें चेंज करना चाहिए बिल्कुल। लेकिन किसी का कारोबार जो है 10 बजे तक चलता है, हम उसको रोक नहीं सकते। किसी का जो है 8 बजे बंद हो जाता है। हमारे भी मार्केट में ऐसे हैं कि वो 8 बजे कुछ दुकानें बंद हो जाती हैं, उनका जो है वो 8 बजे तक कारोबार चलता है, किसी का 10 बजे तक कारोबार चलता है। हम इसीलिए बात करते हैं 10 बजे की। अब आप सही कह रहे हैं, हमने पहले कोविड से पहले मैं बताता हूँ आपको, हमने मार्केटें 8 बजे का बंद कराई हैं। हमने बाकायदा जो है बैनर लगाया है। हमने खुद कहा कि हम दूसरे चेंज नहीं होंगे, हम चेंज होंगे। हमने बाकायदा 2 से 3 दिन मार्केटें 8 बजे बंद की हैं अपनी। लेकिन आप समझ सकते हैं ये सरकार का काम है ना। अब तो आप कारोबार 1.5 से पौने 2 साल लोग बड़े परेशान हैं, कुछ तो अपना खर्चा निकालेंगे ना, बेचारे तकलीफ में हैं। हम इसकी बात कर रहे हैं। आप जब कारोबार सही हो जाए, जब वो लोग अपने पाँव पे खड़े हो जाएं, आप भले 8 बजे तक कर दें टाइम, मैं कहता हूँ
पूरे पाकिस्तान का 8 बजे तक कहीं ना कहीं तो इस ऊँट को करवट बिठाना होगा ना। बहुत शुक्रिया रिजवान अरफाज साहब हमारे साथ मौजूद थे। और जब भी हम बात कर रहे हैं की, तो अब देखना यही होगा कि वो कौन सा वो मिडल पॉइंट है जहाँ पे ताजिर रहनुमा और हुकूमत वहाँ आके सेटल हो जाएं। हुकूमत के भी बार बार है नोटिफिकेशन देते हैं फिर वापस ले लेते हैं, ताजिर रहनुमा भी ये हैं कि वो अपना ट्रेंड चेंज करने को तैयार नहीं है। और ऐसे में कौन पिस रहा है? अवाम। और मुझे लगता है कि ट्रेंड चेंज होना चाहिए। फैसल देखिए, हम पिछले 1.5 साल से बात कर रहे हैं, कोविड है, सिचुएशन बदली है, पूरी दुनिया में चीज़ें बदली हैं, कराची में क्यों नहीं? आप दुकानें 12 बजे तक खोलेंगे, लोग 12 बजे तक रात में आएंगे, आप 8 बजे तक खोलेंगे, 8 बजे तक आएंगे। और अभी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो मजीद अहम गुफ्तगू आपसे करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अब बात करते हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब के बेहतरीन इकदाम की, जो कि हमेशा से बेहतरीन इकदाम करता आ रहा है, इसलिए सराहना बेहद ज़रूरी है। चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो ना सिर्फ बेसहारा बच्चों को रेस्क्यू कर रहा है, बल्कि उनकी ज़िंदगी संवारने में भी भरपूर किरदार अदा कर रहा है। ब्यूरो में मुकीम बच्चों की तालीम के साथ सेहतमंद सरगर्मियाँ जो हैं वो भी फराहम की जा रही हैं। बच्चों के लिए मार्शल आर्ट क्लासेस का भी एहतमाम किया गया है। और मैं कहती हूँ कि देखें, बच्चे एक ऐसे माहौल से निकल के जहाँ पर उन्हें ये सहूलियत नहीं मिलती ना फैसल, वहाँ पे अगर आपको ऐसी सहूलियत मिल जाए तो फिर बच्चे यहीं पे रहना पसंद करेंगे। बिल्कुल। तो इसी पे हम बात करेंगे चेयरपर्सन चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब सारा अहमद से। सारा, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं आप। ये बताएं कि कितने बच्चे मुकीम हैं यहाँ पे और उनके लिए मज़ीद क्या क्या एक्टिविटीज़ आप लोग ला रहे हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू। आपने हमारी एफर्ट्स को जो भी किया गया उसको आप इंकरेज करते हैं, इससे हमें बड़ी इंकरेजमेंट मिलती है, हमारा मोरल बूस्ट होता है। और हम देखिए, मेरा मकसद यही है कि जो बच्चे हमारे पास रह रहे हैं ब्यूरो में, ऑफ कोर्स ये स्ट्रीट चिल्ड्रन है, ये बच्चे हैं जो डिप्राइव रहे हैं अपने फैमिली के प्यार से, शफकत से, तो हम इनको एक ऐसा इन्वायरमेंट दें कि वो यहाँ पे इतने खुश हों कि वो वापस का सोचे भी नहीं वापस सड़कों पे जाने का। तो जस्ट टू गिव देम अ बेटर लाइफ, दिस इज द बेसिक मिशन। एंड इसके लिए रिसेंटली मैंने कुछ इनिशिएटिव्स दी अपनी टीम के साथ मिलके, जिसमें जैसे नर्सिंग का कोर्स हो गया लड़कियों के लिए, क्योंकि हमने देखा उस प्रोफेशन में दिस लॉट ऑफ इनकम जो इनको बहुत बेनिफिट कर सकती है बाद में। तो इनको जो बड़ी हमारे पास बच्चियां हैं उनको ये सिखाने की क्लासेस हमने स्टार्ट की हैं। प्रोफेशनल नर्स आती है, इसके अलावा स्पोर्ट्स क्लासेस हर डिस्ट्रिक्ट में हो रही हैं। फिर एक रीसेंट नया इनिशिएटिव जो लिया वो था मार्शल आर्ट और सेल्फ डिफेंस। हम ये लड़कियां और लड़के दोनों को अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। तो एक हमारे पास मार्शल आर्ट एक्सपर्ट आते हैं रोज, और वो ये क्लासेस कराते हैं ताकि आपको पता है कि रिसेंट जो वाकयात आ रहे हैं नजर आए हमें, तो ये सेल्फ डिफेंस स्पेशली लड़कियों के लिए सीखना बहुत जरूरी है। बिकॉज जब ये यहाँ से एग्जिट करेंगी तो फिर उनको एक सामना होगा बड़ी मुश्किल जिंदगी का, तो ये बेसिक चीजें उनको आनी चाहिए हैं। अभी हमारे पास ब्यूरो में 1100 बच्चे रहते हैं जो वायलेंस का शिकार रहे हैं, जो ऑर्फन्स हैं, जो स्ट्रीट बेगर्स हैं, डिफरेंट कैटेगरीज, जो लॉस्ट चिल्ड्रन है, तो उनके लिए क्लासेस हो रही हैं। लाहौर में 500 बच्चे हैं और बाकी डिस्ट्रिक्ट में 100 और हम एक्सपैंड करने लगे हैं पूरे पंजाब में चीफ मिनिस्टर की सपोर्ट के साथ। तो इंशाल्लाह हमारे पास बच्चों की तादाद 5000 तक हो जाएगी जब ये एक्सपेंशन कंप्लीट हो जाएगी। तो ये सारी फोकस जो एक्टिविटीज़ का ये इसी के लिए कि बच्चों की बेहतर मुस्तकबिल की तरफ इनको लेके जाया जाए, इनको हुनर सिखाया जाए, ताकि आगे जाके इनको भीख ना मांगनी पड़े, किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े। जी सही। अच्छा सारा, जब हम बात करते हैं ना चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो पंजाब की, तो हमारे जहनों में वो बड़े अच्छे अच्छे काम आते हैं जो कि शुरू से हमने देखा है कि यहाँ पर बच्चों के लिए किए जाते हैं। लेकिन एक और चीज़ वो ये कि जो बच्चे यहाँ पर आते हैं ना, उनकी ज़रा जब पता चल जाता है कि बच्चे यहाँ पर है तो फैमिलीज आती हैं और ये लड़ाई झगड़ों तक मामला पहुँच जाते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है पंजाब के स्पेशली चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में ऐसे मामला होना, और यहाँ के मामला ऐसे होते हैं जो कोर्ट तक भी चले जाते हैं। तो अगर हम पुराने थोड़ी सी हिस्ट्री को देखें तो उस तरह के मामला को रोकने के लिए बच्चों को बाइख्तियार बनाते हैं और फिर वालिदैन कहते हैं कि बाइख्तियार बन गए तो अब ज़रा वापस आ जाएं, या फिर वापस लेने के लिए लड़ाइयों तक बात पहुँच जाती है। इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए भी अब कोई इकदाम नए किए गए हैं? जी देखिए, होता ये कि जब हम बच्चे को रेस्क्यू करते हैं ना, स्ट्रीट पे से चाइल्ड बेगर्स होते हैं, तो आपको पता ही है कि ये बेगरी एक ऑर्गेनाइज क्राइम की तरह काम कर रहा है और ये माँ बाप के लिए जरिया इनकम आमदनी होते हैं। तो इनको जब हम पकड़ लेते हैं तो ऑफकोर्स अगले दिन ही वो माँ बाप आके शोर शुरू कर देते हैं, कोर्ट में जाते हैं कि हमारे बच्चे को अगवा कर लिया गया, ये वो हमें वापस दो। तो ऑफकोर्स कोर्ट के पास पूरा इख्तियार होता है और वही केस स्टडी करके फिर उनकी वो
उसको खारिज कर देता है उनकी एप्लीकेशन को। और फिर बच्चे, अब आपको पता है हमने इतने, हमारी सक्सेस स्टोरी अल्हम्दुलिल्लाह ये कि इतने बच्चे जो हमने रेस्क्यू किए वो खुद कहते हैं कि हमें वापस नहीं जाना अपने माँ बाप के पास, क्योंकि वो हमें सड़कों पे भेज रहे हैं। बिल्कुल ऐसे केसेस भी सामने आए हैं, 2-3 ऐसे मेन केसेस है जिसमें बच्चों का अपना मौक़िफ़ है कि हम वापस अपने वालिदैन के पास जाना नहीं चाहते। जी, क्योंकि उनको यहाँ पढ़ाई, देखिए इनको यहाँ पढ़ाया जा रहा है, इनके पास टीवी है, इनकी कुरान क्लासेस हो रही हैं, स्पोर्ट्स है, इनको सब मतलब फैसिलिटीज दे रहे हैं हम, सफाई सुथराई का निज़ाम, मैं खुद देख रही हूँ कि वहाँ सब कुछ क्लीनलीनेस हो, हर चीज़, इसलिए दे डोंट वांट टू गो बैक। लेकिन आपने सही बात की कि पेरेंट्स की रेजिस्टेंस सामने आती है, हमारे ऑफिसर्स को फिर अटैक कर देते हैं, वो जो माँ बाप होते हैं इन चाइल्ड लेबर्स के, तो बड़े इंजरीज उनको फेस करनी पड़ती हैं एंड ऑल दैट। लेकिन ऑफकोर्स कानूनी हमें इख्तियार है, तो हम ये अपना काम कर रहे हैं, आगे भी जारी रखेंगे। है ये चैलेंजिंग और बड़ा इसमें है रिस्की फैक्टर जो आपने मेंशन किया, लेकिन ऑफकोर्स अगर हमने अपने मुआशरे की इस्लाह करनी है तो हमें अपना काम जारी रखना पड़ेगा इसमें। ठीक है सारा, बेहद शुक्रिया, हमारे साथ आप मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए और उनके बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम करना इसलिए भी ज़रूरी है फैसल, क्योंकि ये हमारा मुस्तकबिल है, रोशन मुस्तकबिल है हमारा। आगे बढ़ते हैं, एक और रोशनी की बात करते हैं। हाँ, और वो आग से करतब दिखाना और 3D रंग बिरंगी लाइट से मुज़य्यन स्टिक्स से दिलचस्प खेल खेलना, ये आप देख भी रहे हैं। तो ये आग से कौन खेल रहा है? ये है कराची के इलाके औरंगी टाउन के नौजवान मोहम्मद इकबाल। तो मतलब विजुअल्स आर पावरफुल इनफ कि हम मज़ीद क्या इनके बारे में कहें। तो पहले इस मुनफरिद आर्ट पे शान सलीम की ज़रा रिपोर्ट देख लेते हैं। मुझे बचपन से ये शौक़ था, क्योंकि मैंने जिनसे सीखा हूँ तो वो जब मैं देखता तो मुझे बहुत बेहतरीन लगता था, बहुत अच्छा लगता है कि एक नई चीज़ है। पूरे दिन भी मैं ये आर्ट को परफॉर्म करूं तो ये पूरा आर्ट मैं दिखा नहीं सकता, इतने आर्ट है इसके अंदर, इतने परफॉर्मेंस है। एक स्टिक को हम तकरीबन 40 किस्म के तरीक़ों से इसे रोटेट कर सकते हैं, एक रिंग सर्कल को तकरीबन 10 तरीक़ों से रोटेट कर सकते हैं, एक रस्सी को हम तकरीबन 5 से 6 तरीक़ों से रोटेट कर सकते हैं। इसके अंदर बहुत सारी किस्म हैं। के अंदर LED स्टिक, फायर स्टिक, रिंग सर्कल, बॉल रोटेटिंग और दीगर बहुत सारे इसकी आर्ट हैं। ये तकरीबन 124 के करीब इसके अंदर आर्ट हैं। तो एक एक करके जब इसे रोटेट कर रहा हूँ तो नई नई चीज़ें बनती जा रही है और मुझे और भी इसके अंदर मज़ा भी आ रहा है। स्पॉट ग्रैंड है, ड्रीम वर्ल्ड है, बहुत सारे ऐसे शो हैं जो मैं ये कर रहा होता हूँ और बहुत लोग पसंद करते हैं और वो देखते हैं, वो ये समझते हैं लोग कि ये मैं बाहर से आया हूँ। भाई मैं बाहर से नहीं आया हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और पाकिस्तान के लिए मैं कुछ करना चाह रहा हूँ और आगे से आगे लेके जाना चाह रहा हूँ। इसके अंदर केमिकल का है खर्चा, इसके अंदर आयरन है, स्टिक है, जाली है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मैनेज करना पड़ता है। जिस तरह सूटेबल हो रहा है, जो मैं अपनी जेब से जिस तरह से कर सकता हूँ और मेरा शौक़ है तो मैं उस तरह से आगे लेके चल रहा हूँ। अगर इसके अंदर हुकूमत पाकिस्तान मुझे सपोर्ट करे तो इससे भी बेहतरीन और टेक्निक है मेरे पास जो देख के लोग दंग हो सकते हैं। एक आग है और आग को जब हम रोटेट करेंगे तो एक डर सा होता है, लेकिन जब इसे हम सही सिमत में इसको रोटेट करें और जिस तरह से मैं अगर रोटेट कर रहा हूँ तो दीगर लड़कों को सिखा रहा होता हूँ तो वो लाजमी बात उस टेक्निक पे ही चलते हैं। जब ये लॉकडाउन के दौरान मेरे साथ पूरा, जब मैंने 2 साल तक मेरे कोई इवेंट नहीं हुए हैं तो मुझे लगा कि मैं अब इसके अंदर ज़्यादा काम नहीं कर सकता, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से मुझे बहुत नुकसान हुआ, मेरे सारे इवेंट कैंसिल हुए। जो मेरी परफॉर्मेंस होती थी सब वो कैंसिल हो गए, मुझे अपने लड़कों को अपनी जेब से पैसे देने पड़े। लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का करम हुआ कि अब मैं दोबारा, मुझे हिम्मत मिला है, हौसला मिला है 13-14 अगस्त के बाद से, तो मैं लाजमी सी बात है इसके अंदर फिर आगे आ रहा हूँ।
हुकूमत पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये जो आर्ट है, मैं ये परफॉर्मेंस माशाल्लाह से PSL के लिए करना चाह रहा हूँ कि अगर PSL के अंदर ये हो जाए और मैं तकरीबन अभी 2 लड़के 3 लड़के जो परफॉर्मेंस करते हैं और एक साथ ये अगर 10 लड़के हों या 8 लड़के हों इस तरह से परफॉर्मेंस करें तो एक अलग सा एक मंजर होगा। तो देखा आपने क्या मुनफरिद आर्ट है। वैसे कराची के शहर की बात की है ना, तो एक तो हमने आर्ट देखा लियारी में जो आग जो है मुंह से पेट्रोल भर के वो बहुत खतरनाक, और एक ये भी हमने देखा बहुत ही जबरदस्त लाइट टैलेंट की हमारे पास कोई तो एक दिन हम स्टूडियो भी बुलाते हैं इनको और स्टूडियो में भी करके देखते हैं किस तरीके से। वाला नहीं, मुझे लगता है ये थोड़े छोटा ठीक है। तो आज का प्रोग्राम हमारा खत्म होता है। कल आपसे मुलाकात करेंगे तो बहुत सी अहम मौज़ूआत पे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। तब के लिए अल्लाह। वो लास्ट वाला पैगाम दे देना, मास्क वाला। मास्क प्लीज लगा लें, वैक्सीनेशन करवाएं, समाजी फासले का ख्याल रखें। अगर मार्केट्स बंद हैं, 8 बजे बंद हो रही हैं, तो 8 बजे से पहले जाके खरीद लें यार। वो चीज़ उतने की मिलनी है 12 बजे तक जितनी 10 बजे तक, जितनी 8 बजे तक। ख्याल रखें, मास्क लगाएं। अल्लाह हाफ़िज़।